विशाल और चमकदार ऑरा कॉरपोरेशन की गगनचुंबी इमारत के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अनन्या को अपनी साधारण स्थिति का गहरा एहसास हुआ। उसके कदम संगमरमर के फर्श पर हल्की आवाज कर रहे थे, जो वहां के व्यस्त और शानदार माहौल में कहीं खो गई। उसने एक बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी, जो वहां मौजूद महंगे सूट और डिजाइनर परिधानों के बीच बिल्कुल अलग दिख रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई घबराहट या झिझक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प और शांत आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी और सीधे 34वें फ्लोर पर मानव संसाधन विभाग के प्रतीक्षालय में जा पहुंची। वहां पहले से ही कई उम्मीदवार बैठे हुए थे, जो सभी उच्च वर्गीय परिवारों से लग रहे थे, और उनके पास बेहतरीन डिग्रियां होने का घमंड उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। जब अनन्या ने वहां प्रवेश किया, तो कुछ लोगों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन अनन्या ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप एक कोने में जाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद एक कठोर आवाज ने उसका नाम पुकारा और उसे साक्षात्कार कक्ष के अंदर बुलाया गया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज के पीछे मानव संसाधन प्रमुख मिस्टर माथुर बैठे हुए थे, जिनका चेहरा अहंकार और तिरस्कार से भरा हुआ था। उन्होंने अनन्या के साधारण कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और फिर उसके बायोडाटा को एक तरफ लापरवाही से फेंक दिया। उनका रवैया यह स्पष्ट कर रहा था कि वह इस गरीब लड़की को अपनी कंपनी के लायक बिल्कुल भी नहीं समझते थे और उसे जल्दी बाहर निकालना चाहते थे। मिस्टर माथुर ने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाते हुए बेहद व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वह ऑरा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने के योग्य है। उन्होंने कहा कि यहां केवल वो लोग टिक सकते हैं जो दबाव को झेल सकें और जिनका पेशेवर अनुभव और पृष्ठभूमि बेहतरीन हो। माथुर का उद्देश्य अनन्या का मनोबल तोड़ना और उसे यह एहसास दिलाना था कि वह अपनी औकात से बहुत बाहर आकर सपने देख रही है। लेकिन अनन्या ने उनके तीखे सवालों का बहुत ही शांति और संयम के साथ सामना किया। अनन्या ने सीधी नजर से माथुर को देखते हुए बेहद नपे तुले शब्दों में उत्तर दिया कि किसी की क्षमता का आकलन केवल उसके कपड़ों या उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं किया जा सकता है। उसने स्पष्ट किया कि उसके पास जो विश्लेषणात्मक कौशल और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता है, वह किसी भी किताबी ज्ञान से कहीं अधिक व्यावहारिक है। उसकी आवाज में न तो कोई डर था और न ही कोई गुस्सा, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो सामने वाले को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दे। उसकी यह निर्भीक और आत्मविश्वास से भरी बातें सुनकर मिस्टर माथुर का अहंकार बुरी तरह से आहत हो गया। उन्होंने उसे नीचा दिखाने के लिए तुरंत एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ व्यापारिक संकट सामने रखा, जो हाल ही में कंपनी के एक प्रोजेक्ट में उत्पन्न हुआ था। यह एक ऐसा मामला था जिसने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की भी रातों की नींद उड़ा दी थी और वे लोग अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं ढूंढ पाए थे। माथुर को पूरा विश्वास था कि यह साधारण सी लड़की इस चुनौती के सामने बुरी तरह से टूट जाएगी। उसी समय उस कक्ष के ठीक बगल वाले गुप्त कमरे में ऑरा के सीईओ विक्रम मौजूद थे, जो वन वे शीशे के पार से इस पूरी प्रक्रिया को बेहद ध्यान से देख रहे थे। विक्रम एक बेहद सख्त और कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जिन्हें अपने व्यवसाय में केवल सर्वश्रेष्ठ लोग ही पसंद थे। वह मिस्टर माथुर के घमंडी व्यवहार से पहले ही चिढ़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनन्या की आंखों में वह अजीब सी चमक देखी, तो उनका पूरा ध्यान उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। कमरे में कुछ पलों के लिए एक भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके उस जटिल समस्या के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। उसके दिमाग में आंकड़े और संभावित परिणाम किसी तेज कंप्यूटर की तरह घूम रहे थे। माथुर के होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लड़की अब हार मानकर वहां से रोते हुए भाग जाएगी। लेकिन तभी अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में
एक अनोखी कुशाग्रता और स्पष्टता चमक रही थी, जिसने माथुर को हैरान कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अनन्या ने उस संकट का एक ऐसा सटीक और रणनीतिक समाधान प्रस्तुत किया जिसने कमरे के माहौल को ही बदल कर रख दिया। उसने न केवल समस्या की मूल जड़ को पहचाना, बल्कि जोखिमों को कम करते हुए नुकसान को मुनाफे में बदलने का एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता भी सुझाया। उसके तर्क इतने मजबूत और आंकड़े इतने सटीक थे कि कोई भी वरिष्ठ विश्लेषक भी उसे नकार नहीं सकता था। उसने कंपनी के संसाधनों के उचित उपयोग और आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को दूर करने की एक बेहतरीन योजना बहुत ही कम शब्दों में समझा दी। मिस्टर माथुर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उनकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी आसानी से इस मुश्किल पहेली को सुलझा लेगी। फिर भी अपने झूठे अहंकार को बचाने के लिए उन्होंने हकलाते हुए कहा कि यह सिर्फ किताबी बातें हैं और असल जिंदगी में यह योजना कभी काम नहीं करेगी। वह किसी भी कीमत पर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि एक गरीब और साधनहीन लड़की उनकी समझ से कहीं अधिक बुद्धिमान और सक्षम हो सकती है। दूसरी तरफ शीशे के पार खड़े विक्रम के चेहरे पर एक दुर्लभ और संतुष्ट मुस्कान उभर आई थी, जो वहां मौजूद उनके सहायकों के लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। वह समझ चुके थे कि उन्होंने उस हीरे को खोज लिया है जिसकी उन्हें अपनी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को संभालने के लिए तलाश थी। विक्रम को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी जो हां में हां मिलाते हों, बल्कि उन्हें ऐसे तेज दिमाग वाले रणनीतिकारों की जरूरत थी जो दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला ले लिया। साक्षात्कार कक्ष का दरवाजा अचानक एक झटके के साथ खुला और विक्रम अपने पूरे रौब और भव्यता के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके आते ही कमरे का तापमान जैसे एकदम से गिर गया और वहां मौजूद मिस्टर माथुर डर के मारे अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। विक्रम ने माथुर की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बल्कि उनकी तेज और भेदने वाली नजरें सीधे अनन्या के चेहरे पर टिक गईं। अनन्या ने भी बिना पलक झपकाए उस शक्तिशाली इंसान की आंखों में देखा और वहां एक मूक लेकिन मजबूत संवाद स्थापित हो गया। विक्रम ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में मिस्टर माथुर को डांटते हुए कहा कि उनकी संकीर्ण सोच और अयोग्यता की वजह से कंपनी ने आज एक बहुत बड़ा टैलेंट खो दिया होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑरा में प्रतिभा का सम्मान होता है, न कि किसी के पहने हुए कपड़ों या बैंक बैलेंस का। माथुर पसीने से तरबतर हो गए और उनके मुंह से माफी का एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। विक्रम ने उन्हें तुरंत कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया और फिर अपना पूरा ध्यान उस युवा लड़की की तरफ केंद्रित कर दिया। माथुर के बाहर जाते ही विक्रम ने कुर्सी खींची और अनन्या के ठीक सामने बैठ गए और बहुत ही गंभीर लहजे में उससे बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी-अभी उसकी रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने के बेजोड़ तरीके को देखा है और वे उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। विक्रम ने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने लिए एक ऐसे निजी सचिव की आवश्यकता है जो केवल फाइलें न उठाए, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारिक युद्ध लड़ सके। वह जानना चाहते थे कि क्या अनन्या इस बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनन्या ने बिना किसी जल्दबाजी के विक्रम की बातों को सुना और फिर एक दृढ़ मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उसने कहा कि वह चुनौतियों से कभी नहीं भागती है और ऑरा में काम करना उसके लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। विक्रम ने उसकी आंखों में जो आग और आत्मविश्वास देखा था, वह उसे यकीन दिलाने के लिए काफी था कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। दोनों के बीच एक मजबूत और पेशेवर रिश्ता इसी महत्वपूर्ण पल से पूरी तरह से शुरू हो गया था। विक्रम ने उसी समय अपनी जेब से अपना खास पेन निकाला और एक कागज पर कुछ निर्देश लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने वह कागज अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आज से वह सीईओ की सीधी और एकमात्र निजी सचिव है।
यह एक ऐसा पद था जिसके लिए लोग सालों तक मेहनत करते थे, लेकिन अनन्या ने अपनी काबिलियत के दम पर इसे कुछ ही मिनटों में हासिल कर लिया था। विक्रम ने उसे अगले दिन से ही अपने कार्यालय में रिपोर्ट करने का स्पष्ट आदेश दे दिया। जब अनन्या उस साक्षात्कार कक्ष से बाहर निकली, तो बाहर बैठे सभी उम्मीदवार और कर्मचारी उसे बहुत ही हैरानी और जलन भरी नजरों से देख रहे थे। खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल चुकी थी कि एक बेहद साधारण सी दिखने वाली लड़की ने कंपनी के सबसे कड़क और सख्त बॉस को प्रभावित कर लिया है। लेकिन अनन्या के चेहरे पर जीत का कोई झूठा घमंड नहीं था, बल्कि वह अपनी उसी शांत और सौम्य चाल के साथ इमारत से बाहर निकल रही थी। उसे पता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। अपने छोटे से और साधारण से घर की तरफ लौटते हुए बस की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या के दिमाग में आज की सारी घटनाएं तेजी से घूम रही थीं। उसने अपने पिता से जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य सीखे थे, आज उसी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वह जानती थी कि विक्रम के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वह एक बहुत ही सख्त इंसान है। लेकिन उसके अंदर एक अटूट विश्वास था कि वह अपनी बुद्धि और सच्चाई के बल पर हर मुश्किल को पार कर लेगी। इधर अपनी शानदार केबिन में बैठे विक्रम अपने हाथ में कॉफी का कप थामे हुए शहर की ऊंची इमारतों को बहुत ही गहरी सोच में डूबकर देख रहे थे। वह हमेशा से मानते थे कि व्यवसाय के इस निर्मम खेल में आपको ऐसे प्यादों की जरूरत होती है जो वजीर बनकर सामने वाले को मात दे सके। अनन्या के रूप में उन्हें अपना वह सबसे शक्तिशाली मोहरा मिल गया था, जो कंपनी के अंदर छिपे हुए दुश्मनों को खत्म करने में उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकता था। यह एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत थी। औरा की शानदार दीवारों के पीछे बहुत से काले राज दबे हुए थे और कई लालची लोग सत्ता हथियाने की साजिशें रच रहे थे। विक्रम को इस बात का पूरा अंदाजा था कि उनके कुछ अपने ही लोग उनके खिलाफ गुप्त रूप से योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें भरोसेमंद साथी की सख्त जरूरत थी। अनन्या का उस कार्यालय में आना उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खतरे की घंटी थी, जो कंपनी को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। एक भयंकर कॉरपोरेट युद्ध की नींव आज पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें औरा की कांच की दीवारों पर पड़ेंगी, तो अनन्या का जीवन पूरी तरह से एक नए सांचे में ढल चुका होगा। उसे उन लोगों का सामना करना होगा जो उसे वहां नहीं देखना चाहते और जो उसके हर कदम पर कांटे बिछाने के लिए तैयार है। लेकिन यह गरीब दिखने वाली लड़की असल में एक तूफान को अपने अंदर छिपाए हुए थी, जो वक्त आने पर सब कुछ तबाह कर सकता था। उसे अपने वजूद को साबित करने और सच्चाई की रक्षा करने के लिए एक लंबी जंग लड़नी थी। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर अनन्या ने अपनी सबसे अच्छी और साफ सुथरी साड़ी को प्रेस किया और अपने बालों को बहुत ही करीने से बांधकर खुद को तैयार किया। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा और अपने आप से एक वादा किया कि वह कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगी और अपनी पूरी मेहनत से काम करेगी। उसकी मां ने उसके माथे पर प्यार से चूमा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। यह शब्द अनन्या के लिए किसी मजबूत कवच की तरह काम कर रहे थे। जब अनन्या औरा के दरवाजे पर दोबारा पहुंची, तो आज का नजारा कल से बिल्कुल अलग था और सुरक्षा कर्मियों ने उसे बहुत ही सम्मान के साथ अंदर जाने दिया। वह लिफ्ट से सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर गई, जहां सीईओ का शानदार और विशाल कार्यालय स्थित था, और वहां की सजावट किसी महल से कम नहीं लग रही थी। वहां के बाकी कर्मचारी उसे देखकर हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक रात में इस लड़की की किस्मत अचानक से बदल गई और वह बॉस के इतने करीब पहुंच गई। मानव संसाधन विभाग में तो जैसे मातम सा छाया हुआ था, क्योंकि मिस्टर माथुर को उनकी गलती की वजह से बहुत बुरी तरह फटकार लगाई गई थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस लड़की ने जरूर कोई जादू कर दिया है, वरना विक्रम सर जैसे कठोर इंसान का पिघलना बिल्कुल नामुमकिन बात थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है और जल्द ही यह लड़की कोई बड़ी गलती करेगी
और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वे सब यह नहीं जानते थे कि वे कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। जैसे ही अनन्या विक्रम के शानदार केबिन में दाखिल हुई तो उसने देखा कि वे पहले से ही फाइलों के बड़े ढेर के साथ मेज पर बैठे काम कर रहे थे। विक्रम ने अपनी नजरें उठाईं और बेहद पेशेवर अंदाज में उसे बैठने का इशारा किया और उसके सामने काम की एक लंबी सूची रख दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उसे न केवल उनके कार्यक्रम को संभालना है, बल्कि हर महत्वपूर्ण बैठक के वित्तीय आंकड़ों का भी बारीकी से अध्ययन करना है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो विक्रम ने उस पर पूरी तरह से सौंप दी थी। अनन्या ने बिना कोई सवाल किए तुरंत वह सूची उठाई और बहुत ही फुर्ती के साथ अपने काम में जुट गई और उसने एक ही दिन में पूरे सिस्टम को समझ लिया। उसकी काम करने की गति और चीजों को पकड़ने की क्षमता इतनी तेज थी कि विक्रम भी मन ही मन बहुत हैरान हो रहे थे और अपनी पसंद पर खुश थे। उसने कई पुरानी फाइलों में से ऐसी गलतियां ढूंढ निकालीं जिन पर अभी तक किसी की भी नजर नहीं गई थी और उन्हें ठीक करके एक नई और बेहतर रिपोर्ट तैयार कर दी। उसी दोपहर कंपनी के उप महानिदेशक राजेश, जो कि एक बहुत ही चालाक और भ्रष्ट इंसान थे, विक्रम के केबिन में किसी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आए। राजेश ने जब अनन्या को वहां देखा तो उनकी भौहें तन गईं, क्योंकि उन्हें इस नई लड़की के बारे में कोई भी पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी जो उन्हें खटक रहा था। राजेश हमेशा से विक्रम के फैसलों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते थे और कंपनी के संसाधनों का अपने निजी फायदे के लिए बहुत ही बेदर्दी से इस्तेमाल करते आ रहे थे। राजेश ने एक नकली मुस्कान के साथ अनन्या की तरफ देखा और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा कि क्या यह नई इंटर्न है जो बॉस की मेज साफ करने आई है। विक्रम ने राजेश को बीच में ही टोकते हुए बहुत ही कठोर आवाज में कहा कि अनन्या उनकी नई निजी सचिव है और उसे सभी गोपनीय दस्तावेजों तक पूरी पहुंच प्राप्त है। ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका मतलब था कि अब कोई बाहरी इंसान उनके काले कारनामों के बहुत करीब पहुंच सकता था और उनकी चोरी पकड़ी जा सकती थी। अगले दिन की शुरुआत औरा कॉरपोरेशन में एक भारी तनाव के साथ हुई थी, जो हवा में साफ महसूस हो रहा था। अनन्या अपनी डेस्क पर समय से पहले ही पहुंच गई थी और उसने काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शुरू कर दिया था। लेकिन उसे आभास हो गया था कि ऑफिस के कुछ लोग उसे बहुत ही शक की नजरों से घूर कर देख रहे हैं। ये वही लोग थे जो कंपनी के उप महानिदेशक राजेश के प्रति पूरी तरह से वफादार थे और उनके हर गलत काम में उनका अंधा समर्थन करते थे। राजेश अपने शानदार केबिन में बैठा हुआ बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ एक खतरनाक योजना बना रहा था। वह किसी भी कीमत पर इस नई और चालाक लड़की को विक्रम के रास्ते से हटाना चाहता था ताकि उसकी पोल न खुल जाए। उसने अपने सबसे खास आदमी सुमित को बुलाया और उसे एक ऐसा काम सौंपा जो देखने में तो आसान लगे, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा जाल था। उनका मकसद था कि अनन्या कोई बहुत बड़ी गलती करे और विक्रम उसे खुद ही नौकरी से निकालकर बाहर फेंक दे। सुमित लगभग 20 भारी और धूल भरी फाइलें लेकर अनन्या की मेज के पास पहुंचा और उन्हें जोर से नीचे पटक दिया। उसने बड़ी रुखाई से कहा कि राजेश सर ने आदेश दिया है कि शाम तक इन सभी पुरानी फाइलों की जांच पूरी हो जानी चाहिए। यह असल में पिछले 5 सालों के ऐसे बकवास और रद्दी दस्तावेज थे जिनका वर्तमान परियोजनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था। सुमित को पूरी उम्मीद थी कि इस फालतू काम के बोझ तले दबकर अनन्या बुरी तरह से घबरा जाएगी और रोने लगेगी, लेकिन अनन्या ने सुमित की बदतमीजी का कोई भी तीखा जवाब नहीं दिया और ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई दी। उसने शांति से उन सभी फाइलों को देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर उस बेतुके काम को स्वीकार कर लिया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह उसे परेशान करने और उसका कीमती समय बर्बाद करने की एक सोची समझी चाल है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस बेवकूफी भरे काम को भी अपनी एक बड़ी जीत में बदल कर ही दम लेगी। अनन्या ने अपना चश्मा पहना और उन धूल भरी फाइलों को खोलकर उनके अंदर लिखे पन्नों को
बहुत ही बारीकी से पढ़ने लगी। उसकी आंखें पन्नों पर किसी स्कैनर की तरह तेजी से घूम रही थीं और वह गैर जरूरी कागजातों को एक तरफ हटाती जा रही थी। उसने अपनी शानदार स्मरण शक्ति और तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए केवल उन महत्वपूर्ण पन्नों को अलग किया जिनमें कुछ काम की जानकारी थी। कुछ ही घंटों में उसने उस पूरे रद्दी के पहाड़ को एक बहुत ही छोटी और काम की रिपोर्ट में पूरी तरह से बदल दिया। उन पुरानी फाइलों को छांटते समय अनन्या की पारखी नजरों ने कुछ ऐसे वित्तीय आंकड़े पकड़े जो सामान्य रूप से मेल नहीं खा रहे थे। यह कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे थे जिन्हें बहुत ही चालाकी से इधर उधर घुमाकर कंपनी के मुख्य खाते में दर्ज किया गया था। किसी आम इंसान के लिए इन बारीक कमियों को पकड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लेकिन अनन्या की गणितीय क्षमता बहुत अधिक कुशाग्र थी। उसने तुरंत समझ लिया कि राजेश और उसकी पूरी भ्रष्ट टीम मिलकर कंपनी के पैसों को धीरे धीरे पानी की तरह बहा रही है। दोपहर के भोजन के बाद राजेश खुद एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ विदेशी अनुबंध लेकर विक्रम के केबिन की तरफ बढ़ा। उसका असली इरादा इस अनुबंध की कुछ बहुत ही खतरनाक शर्तों को छुपाकर विक्रम से जल्दी से हस्ताक्षर करवाना और कंपनी को फंसाना था। उसने बड़ी चालाकी से वह फाइल अनन्या की मेज पर रखी और कहा कि इसे तुरंत सीईओ के पास जांच के लिए भेज दिया जाए। राजेश की आवाज में एक अजीब सी मीठी लेकिन जहरीली चमक थी जो अनन्या जैसी होशियार लड़की से बिल्कुल भी नहीं छुप पाई थी। अनन्या ने तुरंत उस अनुबंध को अपने हाथों में लिया और राजेश को बहुत ही विनम्रता से वहां थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। उसने स्पष्ट किया कि विक्रम सर ने कड़ा आदेश दिया है कि कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना उनकी प्रारंभिक जांच के आगे नहीं जाएगा। राजेश का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया और वह चिल्लाते हुए बोला कि एक मामूली सचिव को इतने बड़े मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अनन्या ने उसकी किसी भी धमकी की परवाह नहीं की और पूरी शांति से उस कानूनी दस्तावेज के पन्ने पलटने लगी। पन्ने पलटते हुए अनन्या की निगाह सीधे तीसरे अध्याय की एक बहुत ही छोटी सी और छुपी हुई कानूनी शर्त पर जाकर टिक गई। उस शर्त के अनुसार अगर कंपनी इस अनुबंध को बीच में तोड़ती है तो उसे अपनी सारी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जुर्माना देना होगा। यह एक ऐसा खतरनाक क्लॉज था जिसे बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा गया था ताकि वह सीधे तौर पर किसी की नजर में ना आए। अनन्या तुरंत समझ गई कि राजेश जानबूझकर कंपनी को एक बहुत बड़े खतरे में धकेलने की भयानक साजिश रच रहा है। अनन्या ने उस विशिष्ट शर्त को लाल कलम से घेरा और फिर बहुत ही निडरता के साथ राजेश की आंखों में सीधा देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा कि यह अनुबंध इस रूप में सीईओ के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। राजेश ने घबराते हुए पसीना पोंछा और कहा कि लड़की अपनी हदें पार कर रही है और उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी बीच विक्रम अपने केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और उन दोनों के बीच चल रही इस तीखी बहस को सुनने लगे। विक्रम ने अपनी भारी आवाज में पूछा कि ऑफिस के इस शांत माहौल में इतनी जोर से बहस क्यों हो रही है। राजेश ने तुरंत मौका देखते हुए झूठ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि यह नई लड़की महत्वपूर्ण काम में बाधा डाल रही है। उसने आरोप लगाया कि अनन्या जानबूझकर विदेश के एक बड़े सौदे को रोकने की साजिश कर रही है जो कंपनी के लिए बुरा है। विक्रम ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी गहरी नजरों से अनन्या की तरफ देखा और उसे अपनी बात स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया। अनन्या ने वह लाल घेरे वाली फाइल विक्रम के हाथों में थमा दी और स्पष्ट शब्दों में उस खतरनाक क्लॉज के बारे में समझाया। उसने बताया कि अगर इस सौदे पर बिना बदलाव किए आज हस्ताक्षर हो गए तो भविष्य में कंपनी को करोड़ों का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसने यह भी साबित किया कि यह गलती कोई साधारण मानवीय भूल नहीं है, बल्कि इसे चतुराई से वहां डाला गया है। विक्रम की आंखें उस बिंदु को पढ़ते ही गुस्से से सिकुड़ गईं और उन्होंने राजेश को भेदती हुई नजरों से घूर कर देखा। राजेश की हालत इस समय ऐसी हो गई थी जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो और उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे।
उसने हकलाते हुए कहा कि यह कानूनी टीम की लापरवाही हो सकती है और वह खुद इसे तुरंत सुधारने का आदेश देगा। विक्रम ने उस फाइल को मेज पर जोर से पटका और बहुत ही ठंडी आवाज में राजेश को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। राजेश अपना सम्मान समेटते हुए वहां से किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह तुरंत बाहर निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ सुलग रही थी। वह अपनी इस बेइज्जती को किसी भी कीमत पर भूलने वाला नहीं था और अब अनन्या उसका सबसे बड़ा शिकार बनने वाली थी। उसे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जब तक यह होशियार लड़की यहां मौजूद है, वह अपने किसी भी गलत मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और एक नए हमले की खौफनाक तैयारी में पूरी तरह जुट गया। राजेश के जाने के बाद विक्रम ने गहरी सांस ली और बहुत ही प्रशंसा भरी नजरों से अनन्या की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि आज उसने अपनी बुद्धिमानी से कंपनी को एक बहुत बड़े संकट और आर्थिक नुकसान से पूरी तरह बचा लिया है। विक्रम ने स्वीकार किया कि सांस की एक देश की राजेश के देश की उन्हें अपनी नई सचिव पर बहुत गर्व है और उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना था। यह छोटी सी तारीफ अनन्या के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि यह इस कठोर व्यापारिक दुनिया में उसकी पहली और सबसे बड़ी जीत का प्रतीक थी। तारीफ सुनने के बाद भी अनन्या अपने काम से नहीं भटकी और उसने सुमित द्वारा दी गई पुरानी फाइलों की जांच रिपोर्ट विक्रम के सामने रख दी। उसने बताया कि इन बेकार दिखने वाले कागजातों में भी राजेश और उनके लोगों ने पैसों की हेराफेरी के कुछ छोटे मगर महत्वपूर्ण सुराग छोड़ दिए हैं। विक्रम उन रिपोर्टों को देखकर काफी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन रद्दी कागजों में ऐसे राज छुपे हो सकते हैं। अनन्या की इस अद्भुत दूरदर्शिता ने विक्रम को अंदर तक बहुत अधिक प्रभावित कर दिया था। विक्रम ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए कुछ देर गहरी सोच में गोता लगाया और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया। उन्होंने अनन्या को निर्देश दिया कि वह अब से कंपनी के सभी पुराने और नए खातों की गुप्त रूप से जांच करेगी और सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगी। यह एक बहुत ही खतरनाक मिशन था, क्योंकि अगर राजेश को इस बात की भनक लग जाती तो वह अनन्या को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अनन्या ने बिना किसी डर के इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सहमति दे दी। शाम को जब ऑफिस का समय खत्म हुआ तो अनन्या अपनी मेज की सारी चीजें समेटकर घर जाने के लिए बाहर की तरफ निकली। लिफ्ट में उसे सुमित और राजेश के गुट के कुछ अन्य लोग मिले, जो उसे बहुत ही अजीब और डरावनी नजरों से घूर रहे थे। उनका मकसद उसे डराना था, लेकिन अनन्या ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य के लक्ष्यों पर केंद्रित रखा। वह जानती थी कि उसे इन छोटी मोटी धमकियों से डरने की बजाय अपने दिमाग को शांत और तेज रखना होगा। रात को अपने छोटे से कमरे में बैठकर अनन्या ने डायरी निकाली और आज के दिन की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से लिखा। उसने राजेश के व्यवहार और पुरानी फाइलों में मिले सुरागों का एक पूरा नक्शा तैयार किया, ताकि वह चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। यह उसकी पुरानी आदत थी कि वह किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसके हर पहलू को कागज पर उकेर कर उसका विश्लेषण करती थी। इस खास आदत ने उसे हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में सही रास्ता खोजने और आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद की थी। दूसरी तरफ शहर के एक महंगे और छिपे हुए क्लब में राजेश अपने कुछ भ्रष्ट साथियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था। वहां शराब का दौर चल रहा था और सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस नई लड़की को कैसे रास्ते से हटाया जाए। राजेश ने अपना गिलास मेज पर जोर से पटकते हुए कहा कि यह लड़की उनके करोड़ों के काले कारोबार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे अनन्या के अतीत की पूरी जानकारी निकालें, ताकि उसकी कोई कमजोरी पकड़ सके। अगली सुबह जब अनन्या ऑफिस पहुंची तो उसके लिए एक नई और अजीब चुनौती पूरी तरह से तैयार खड़ी थी।
मानव संसाधन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी डेस्क को एक ऐसे कोने में स्थानांतरित कर दिया था जहां हवा और रोशनी का कोई भी उचित प्रबंध नहीं था। यह सब राजेश के इशारे पर किया गया था ताकि उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा सके और वह हार मान ले। लेकिन अनन्या ने इस तुच्छ हरकत पर गुस्सा करने की बजाय चुपचाप अपनी नई जगह पर अपना सारा सामान बहुत सलीके से सजा लिया। जब विक्रम अपने केबिन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अनन्या अपनी पुरानी जगह पर मौजूद नहीं है और उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत अपने एक सहायक से पूछा कि उनकी निजी सचिव की डेस्क को बिना उनकी अनुमति के किसने और क्यों हटाया है। सहायक ने पुरानी अति अपने केबिन से उन्हें बहुत हैरानी है डरते हुए जवाब दिया कि यह राजेश सर का सीधा आदेश था, क्योंकि वह जगह किसी नए उपकरण के लिए खाली करनी थी। विक्रम समझ गए कि राजेश अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वह इस खेल को बहुत ही गंदा बनाना चाहता है। विक्रम खुद उस अंधेरे कोने में गए जहां अन्या शांति से बैठकर अपना काम कर रही थी और उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय पूरे ऑफिस के सामने कड़क आवाज में आदेश दिया कि अन्या की मेज को तुरंत उनके अपने शानदार केबिन के अंदर शिफ्ट किया जाए। यह घोषणा सुनकर पूरे ऑफिस में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज तक किसी भी सचिव को सीईओ के मुख्य केबिन में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी। राजेश के गुट के लोगों के चेहरे पूरी तरह से लटक गए और उनकी बोलती बंद हो गई। केबिन के अंदर व्यवस्थित होने के बाद अनन्या ने विक्रम को इस सुरक्षा और सम्मान के लिए बहुत ही आदर के साथ धन्यवाद दिया। विक्रम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि यह केवल उसकी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि महत्वपूर्ण फाइलों पर काम करते समय उनके और अनन्या के बीच कोई भी तीसरा व्यक्ति बिल्कुल ना रहे। यह मजबूत कदम उन दोनों के बीच बढ़ते हुए गहरे पेशेवर विश्वास का एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा प्रमाण था। विक्रम के शानदार केबिन में अपनी नई डेस्क पर काम करते हुए अनन्या ने खुद को पूरी तरह से फाइलों में डुबो दिया था। उसके आसपास का माहौल बहुत ही शांत और पेशेवर था, जो उसे गहराई से सोचने में मदद कर रहा था। विक्रम भी अपने काम में व्यस्त रहते थे और दोनों के बीच एक मूक लेकिन मजबूत समझ विकसित हो चुकी थी। अनन्या ने सबसे पहले कंपनी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नेक्सस की सभी पुरानी वित्तीय रिपोर्टों को क्रमबद्ध करने का काम अपने हाथों में लिया, जो काफी समय से उलझी हुई थी। प्रोजेक्ट नेक्सस के दस्तावेजों की जांच करते समय उसकी पारखी नजरों ने कुछ बहुत ही अजीब और बेमेल आंकड़ों को पकड़ लिया। इन फाइलों में कुछ ऐसी कंपनियों के नाम दर्ज थे जिन्हें निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए हर महीने करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा था। जब अनन्या ने उन आपूर्तिकर्ताओं के पिछले रिकॉर्ड और पंजीकरण विवरणों को खोजने की कोशिश की, तो उसे कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली। यह बात उसके दिमाग में खटकने लगी कि कहीं ये सब नकली कंपनियां तो नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ पैसा बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। उसने अपनी मेज पर एक बड़ा सा चार्ट फैला लिया और उन सभी संदिग्ध लेन देन को तारीखों और खातों के अनुसार जोड़ने लगी। जैसे जैसे वह उन उलझे हुए धागों को सुलझा रही थी, एक बहुत ही भयानक और डरावनी तस्वीर उसके सामने उभर कर आने लगी। पैसे सीधे तौर पर कंपनी के खातों से निकलकर 3 अलग अलग फर्जी खातों में जा रहे थे और फिर वहां से गायब हो जाते थे। इन सभी भुगतानों पर जो अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे, वे सभी उप महानिदेशक राजेश और उनके कुछ खास अधिकारियों के ही थे। अनन्या को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि राजेश एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के जाल को बहुत ही सफाई से चला रहा है। वह कंपनी के संसाधनों को दीमक की तरह अंदर ही अंदर से खा रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन वह जानती थी कि केवल इन कागजों के आधार पर राजेश जैसे शक्तिशाली इंसान पर सीधा आरोप लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उसे ऐसे ठोस सबूतों की आवश्यकता थी जिन्हें किसी भी अदालत या बोर्ड मीटिंग में पूरी तरह से नकारा न जा सके।
अपने इरादों को छिपाने के लिए उसने एक बहुत ही चालाक और सतर्क योजना बनाई ताकि दुश्मन को उसकी भनक न लगे। उसने एक बेहद भोली भाली और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली साधारण सचिव का नकाब पूरी तरह से पहन लिया। जब भी राजेश या उसके गुर्गे केबिन के आसपास मंडराते, वह जानबूझकर उन्हें ऐसी फाइलें दिखाती जिनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती थी। वह उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह केवल फाइलों को व्यवस्थित करने वाली एक मूर्ख लड़की है जो व्यापारिक दांव पेंच बिल्कुल नहीं समझती। एक दिन राजेश अचानक विक्रम के केबिन में घुस आया जब विक्रम किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वह सीधे अनन्या की मेज के पास आया और उसे घूरते हुए पूछा कि वह आजकल किन कागजातों में अपना सिर खपा रही है। उसकी आवाज में एक स्पष्ट चेतावनी थी जो बता रही थी कि वह अनन्या की हर छोटी बड़ी हरकत पर पूरी नजर रख रहा है। लेकिन अनन्या ने बहुत ही मासूमियत से एक आम सी फाइल उठाई और कहा कि वह बस स्टेशनरी के खर्चों का मिलान कर रही है। राजेश ने उस फाइल को घृणा से देखा और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि वह ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लायक है। वह पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहां से चला गया, यह सोचकर कि यह बेवकूफ लड़की उसके खतरनाक राज्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसके जाने के बाद अनन्या के चेहरे पर एक ठंडी और विजयी मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसकी यह सोची समझी चाल पूरी तरह कामयाब रही थी। उसने दुश्मन को धोखे में रखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बहुत ही बुद्धिमानी से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। लेकिन अब अनन्या को कुछ ऐसे भरोसेमंद लोगों की सख्त जरूरत थी जो तकनीकी रूप से इन फर्जी खातों की असली जड़ तक पहुंच सके। वह जानती थी कि कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर कबीर काम करता है जो बहुत ईमानदार है। कबीर ने कुछ महीने पहले राजेश के एक गलत काम का विरोध किया था, जिसके बाद राजेश ने उसकी पदोन्नति रोककर उसे किनारे कर दिया था। अनन्या ने तय किया कि वह कबीर को अपने इस गुप्त और खतरनाक मिशन में एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में शामिल करेगी। लंच ब्रेक के दौरान वह चुपचाप बेसमेंट में बने सर्वर रूम के पास गई, जहां कबीर अक्सर अकेला बैठकर अपना बचा हुआ काम पूरा करता था। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर बिना किसी भूमिका के कबीर के सामने प्रोजेक्ट नेक्सस के कुछ संदिग्ध कागजात धीरे से मेज पर रख दिए। कबीर ने पहले तो घबराकर उसे देखा, लेकिन जब उसने उन कागजातों को पढ़ा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी आ गई। वह तुरंत समझ गया कि यह लड़की वही काम कर रही है जिसे करने की हिम्मत वह खुद नहीं जुटा पाया था। अनन्या ने धीमी आवाज में कबीर को भरोसा दिलाया कि अगर वह इस बड़े खुलासे में मदद करेगा तो राजेश का असली चेहरा सामने आ जाएगा। उसने कहा कि यह सिर्फ उनके निजी बदले की बात नहीं, बल्कि उन बेगुनाह कर्मचारियों की लड़ाई है जिन्हें परेशान किया गया है। कबीर को अनन्या की बातों में सच्चाई और एक गहरा आत्मविश्वास दिखाई दिया जिसने उसके दबे हुए डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और उन फर्जी खातों के आईपी पते को ट्रैक करने के लिए काम शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक सुरक्षित और गुप्त संचार का नेटवर्क स्थापित किया जिसे कंपनी के मुख्य सर्वर से कोई पकड़ नहीं सकता था। अब कबीर दिन भर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर राजेश के पुराने ईमेल और बैंक विवरण हैक करने में लगा रहता था। वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपनी भोली छवि का फायदा उठाते हुए राजेश के गुर्गों के सामने से कुछ बहुत जरूरी कागजात चुरा लेती थी। यह दो तरफा हमला इतनी खामोशी से हो रहा था कि दुश्मनों को अपने विनाश की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। एक सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद कबीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जिसने इस जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। उसने एक विदेशी बैंक खाते की गुप्त जानकारी निकाली जो प्रत्यक्ष रूप से उन फर्जी कंपनियों से जुड़ा था जिनका भुगतान कंपनी कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस विदेशी खाते को खोलने वाले व्यक्ति का नाम राजेश की पत्नी के नाम से पूरी तरह मेल खा रहा था। यह एक ऐसा पक्का सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था।
और अनन्या की मेहनत रंग ला रही थी। अनन्या ने उन सभी सबूतों को बहुत ही सलीके से एक नीली फाइल में इकट्ठा किया और सही समय का इंतजार करने लगी। वह जानती थी कि विक्रम को आधी अधूरी जानकारी देना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे राजेश को बचने का मौका मिल सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वह इस रिपोर्ट को तब तक विक्रम के सामने पेश नहीं करेगी जब तक कि हर कड़ी पूरी तरह से जुड़ न जाए। उसे राजेश के उन सभी करीबियों का पर्दाफाश करना था जो इस बड़े वित्तीय घोटाले में बराबर के हिस्सेदार बने हुए थे। इसी दौरान विक्रम को कंपनी के गिरते मुनाफे और बढ़ती लागत को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी। वे अक्सर देर रात तक केबिन में बैठे रहते और पुरानी रिपोर्टों को पलटते, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात जब पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और केवल विक्रम और अनन्या काम कर रहे थे, तो विक्रम ने गहरी सांस लेकर अपनी परेशानी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कंपनी के अंदर कोई बड़ी सेंधमारी हो रही है जिसे वे बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे हैं। अनन्या ने विक्रम की आंखों में दिखने वाली हताशा को महसूस किया और उसे लगा कि अब थोड़ी सी सच्चाई बताने का समय आ गया है। उसने अपनी मेज की दराज खोली और वह नीली फाइल निकालकर विक्रम की मेज पर बहुत ही संकोच के साथ रख दी। उसने विक्रम से कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह प्रोजेक्ट नेक्सस के खातों की जांच कर रही थी और उसे कुछ खतरनाक संकेत मिले हैं। विक्रम ने तुरंत उस फाइल को खोला और उसके अंदर मौजूद चार्ट और बैंक के विवरण को ध्यान से देखने लगे। फाइल के पन्नों को पलटते हुए विक्रम के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे और उनकी आंखों में एक भयंकर क्रोध की ज्वाला सुलग उठी। उन्होंने देखा कि कैसे राजेश ने उनके विश्वास का गला घोंटा है और कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। विक्रम ने मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वहां रखी हुई कॉफी की प्याली बुरी तरह से हिल गई और उसमें से कॉफी छलक गई। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा था। विक्रम उसी समय पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन अनन्या ने उन्हें शांत शब्दों में रोकते हुए समझाया कि अभी ऐसा करना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। उसने कहा कि यह रिपोर्ट केवल इस बड़े हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा है और अभी राजेश के कई साथी छिपे हुए हैं। अगर उन्होंने अभी कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाया तो वे सभी सबूतों को नष्ट कर देंगे और आसानी से कानून की पकड़ से बच जाएंगे। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि उसे कुछ और समय दिया जाए ताकि वह इस पूरे गिरोह का जड़ से खात्मा कर सके। विक्रम ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने उफनते हुए गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें अनन्या के लिए एक बहुत गहरा सम्मान और असीम विश्वास पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि वह आज से कंपनी के किसी भी नियम या सीमा से बंधी हुई नहीं है और उसे जो सही लगे वह कर सकती है। विक्रम ने उसे पूरा अधिकार दे दिया कि वह अपनी योजना को अपने तरीके से आगे बढ़ाए और वे हर कदम पर उसके साथ रहेंगे। अगले दिन अनन्या फिर से अपनी भोली भाली छवि में वापस आ गई, लेकिन अब उसके पास विक्रम का पूरा समर्थन था। राजेश और उसका गुट अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे थे कि वे ही कंपनी के असली मालिक हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राजेश ने अपने खास आदमी को बुलाकर कहा कि अब समय आ गया है कि इस कंपनी को पूरी तरह निचोड़ लिया जाए। वे एक बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे जो उनके अब तक के सभी कारनामों से कहीं अधिक बड़ी और खतरनाक थी। कबीर ने अनन्या को संदेश भेजा कि राजेश के सर्वर से कुछ अजीब और बड़े वित्तीय ट्रांसफर की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे इस बार कंपनी के आरक्षित कोष से सीधे पैसे निकालने का कोई बहुत बड़ा और सुरक्षित रास्ता खोज रहे हैं। अनन्या ने कबीर को निर्देश दिया कि वह उनके हर एक डिजिटल कदम पर नजर रखे, लेकिन अपनी उपस्थिति को पूरी तरह छिपाए रखे। उसे पता था कि राजेश का अगला कदम बहुत ही भयानक होगा और उन्हें हर हाल में उससे एक कदम आगे रहना होगा। उसी शाम राजेश अपने गुर्गों के साथ फिर से उसी गुप्त क्लब में मिला और उसने एक बहुत ही घिनौनी और खतरनाक योजना का खुलासा किया। उसने बताया कि विक्रम और उसकी नई सचिव
अब उनके रास्ते का बड़ा कांटा बन चुके हैं और उन्हें जल्द ही हटाना होगा। वह केवल कंपनी से पैसे ही नहीं चुराना चाहता था, बल्कि विक्रम को पूरी तरह बर्बाद करके जेल भी भेजना चाहता था। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे कुछ ऐसे नकली दस्तावेज तैयार करें जिनसे लगे कि सारा भ्रष्टाचार खुद विक्रम कर रहा है। यह एक बहुत घातक खेल बन चुका था, जिसमें दोनों तरफ से प्यादे बिछाए जा रहे थे और शह और मात का इंतजार था। अनन्या को यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि राजेश एक घायल और खतरनाक सांप की तरह है, जो कभी भी पलटकर डस सकता है। उसने अपनी सुरक्षा और आर अक्षाफ फोर्सेस तमेन विक्रम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कबीर के साथ मिलकर कुछ कड़े और गुप्त सुरक्षा उपाय लागू कर दिए थे। अब कंपनी का हर एक कंप्यूटर और हर एक सर्वर उनकी पैनी और सतर्क नजरों की पूरी निगरानी में था। रात के सन्नाटे में अनन्या अपने छोटे से घर की खिड़की के पास खड़ी होकर जगमगाती रोशनियों को गहराई से देख रही थी। उसे अपने पिता की याद आई, जिन्होंने सिखाया था कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वह सच्चाई के सामने कभी टिक नहीं सकती। वह जानती थी कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और खतरनाक दिन साबित होने वाले हैं, जिनमें बहुत भारी खतरा हो सकता है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं थी और उसने हर चुनौती का निडरता से सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। दूसरी तरफ विक्रम भी अपने घर की बालकनी में खड़े होकर इसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे, जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्हें अनन्या की बुद्धिमानी और बेखौफ हिम्मत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, जो छोटी उम्र में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए, वह इस बहादुर लड़की पर कोई आंच नहीं आने देंगे और पूरी तरह से रक्षा करेंगे। अब दोनों तरफ से तलवारें पूरी तरह खिंच चुकी थीं और मैदान में उतरने का समय आ गया था। राजेश अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसकी जड़ों को खंगाल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम अचानक इतने शांत कैसे हो गए हैं, जबकि कंपनी को नुकसान हो रहा है। उसका शक धीरे धीरे अनन्या की तरफ गहराता जा रहा था, क्योंकि उस लड़की की खामोशी में उसे एक अजीब सा खतरनाक तूफान छिपा हुआ महसूस हो रहा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक और अचूक जाल बिछाएगा। राजेश ने अपने सबसे भरोसेमंद और भ्रष्ट तकनीकी अधिकारी को अपने गुप्त कमरे में बुलाया और उसे एक बहुत ही खतरनाक काम सौंपा। उसने औरा कॉरपोरेशन के आगामी सबसे बड़े प्रोजेक्ट के कुछ बेहद गोपनीय ब्लूप्रिंट और वित्तीय दस्तावेज मुख्य सर्वर से चोरी करवा लिए। इन दस्तावेजों में कंपनी के भविष्य की सभी अहम योजनाएं दर्ज थीं, जिनके लीक होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उसने इन सभी फाइलों को एक बाहरी पेन ड्राइव में कॉपी करवाया और उस पर अनन्या के उंगलियों के फर्जी निशान लगाने की एक भयानक साजिश रची। दोपहर के समय जब अनन्या विक्रम के केबिन से बाहर गई हुई थी, तब राजेश ने अपना दांव चला। उसने अपने एक गुर्गे को सफाई कर्मचारी की वर्दी पहनाकर केबिन के अंदर बहुत ही चालाकी से भेजा। उस आदमी ने मौका पाकर वह लाल रंग की पेन ड्राइव अनन्या की डेस्क की सबसे निचली दराज में छुपा दी, जहां किसी की नजर आसानी से नहीं जा सकती थी। यह सब इतनी तेजी से किया गया कि सुरक्षा कैमरों में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसी दिन शाम को कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को एक अनजान नंबर से एक बहुत ही रहस्यमयी ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में यह दावा किया गया था कि कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा जासूस बैठा है, जो प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को खुफिया जानकारी बेच रहा है। ईमेल में सीधे तौर पर इशारा किया गया था कि यह जासूस कोई और नहीं बल्कि विक्रम की नई सचिव अनन्या है। सुरक्षा अधिकारी ने इस आरोप को तुरंत गंभीरता से लिया और एक आपातकालीन जांच दल का गठन करके सीधे 34वें फ्लोर की तरफ कूच कर दिया। जब सुरक्षा दल के भारी बूटों की आवाज केबिन के बाहर गूंजी, तो ऑफिस का पूरा माहौल अचानक से बहुत तनावपूर्ण हो गया। विक्रम उस समय अपने केबिन में एक महत्वपूर्ण फोन कॉल पर थे और अनन्या अपनी मेज पर काम कर रही थी। सुरक्षा अधिकारी ने बिना किसी
अनुमति के केबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर विक्रम को उस रहस्यमयी ईमेल के बारे में जानकारी दी। विक्रम यह सुनकर बुरी तरह चौंक गए, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा और सुरक्षा दल को अपना काम करने की पूरी अनुमति दे दी। सुरक्षा कर्मियों ने सबसे पहले अनन्या की डेस्क की पूरी तरह से तलाशी लेना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अनन्या चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और उसके चेहरे पर घबराहट की कोई लकीर नहीं थी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब एक गार्ड ने उसकी निचली दराज को खोला और वहां से एक लाल रंग की अजीब पेन ड्राइव निकाली तो अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वह ड्राइव पहले कभी नहीं देखी थी और उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे फंसाया गया है। सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत उस पेन ड्राइव को विक्रम के सामने वाले कंप्यूटर में लगाया और उसके अंदर मौजूद फाइलों की जांच शुरू कर दी। जैसे ही फाइलें स्क्रीन पर खुलीं तो पूरे कमरे में एक भयंकर और डरावना सन्नाटा छा गया, जिसे महसूस किया जा सकता था। वह प्रोजेक्ट नेक्सस के वही अति गोपनीय दस्तावेज थे जिन्हें बाहर किसी भी कीमत पर लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे कंपनी की जान थे। राजेश, जो अब तक बाहर खड़ा तमाशा देख रहा था, अचानक कमरे में घुसा और अनन्या पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजेश ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा कि उसे पहले दिन से ही इस साधारण सी दिखने वाली लड़की पर बहुत गहरा शक था। उसने विक्रम से कहा कि यह लड़की जानबूझकर आपके करीब आई ताकि कंपनी के सबसे गहरे राज चुराकर हमारे दुश्मनों को बेच सके। राजेश की बातें सुनकर वहां मौजूद बाकी कर्मचारी भी आपस में कानाफूसी करने लगे और हर कोई अनन्या को एक अपराधी की नजर से देखने लगा। यह अनन्या के लिए एक बहुत ही अपमानजनक पल था, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आने दिए। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को छुपाते हुए बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में अपना बचाव करना शुरू किया। उसने विक्रम की आंखों में सीधा देखते हुए कहा कि वह निर्दोष है और यह पेन ड्राइव किसी ने साजिश के तहत उसकी डेस्क में रखी है। उसने तर्क दिया कि अगर उसे सच में कोई खुफिया जानकारी चोरी करनी होती तो वह इतनी बड़ी मूर्खता कभी नहीं करती कि सबूत अपनी ही डेस्क में छोड़ दे। उसकी बातों में एक गहरी तार्किक सच्चाई थी जिसे विक्रम अच्छी तरह समझ रहे थे। विक्रम अंदर से उबल रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब राजेश का किया धरा है, जो उनकी सबसे अहम ढाल को तोड़ना चाहता है। लेकिन एक सीईओ होने के नाते उन्हें कंपनी के सख्त नियमों का पालन करना था और वह खुलेआम बिना किसी सबूत के अनन्या का पक्ष नहीं ले सकते थे। उन्होंने बहुत ही भारी मन से फैसला सुनाया कि जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक अनन्या को निलंबित किया जाता है। यह फैसला सुनकर राजेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। सुरक्षा कर्मियों ने अनन्या से उसका पहचान पत्र और कंपनी का लैपटॉप वापस ले लिया और उसे तुरंत इमारत से बाहर जाने का सख्त आदेश दिया। जब वह अपनी डेस्क से अपना निजी सामान समेट रही थी, तो उसकी नजरें एक पल के लिए विक्रम की नजरों से टकरा गईं। उन दोनों के बीच बिना कुछ बोले एक बहुत ही गहरा संवाद हुआ, जिसमें विक्रम ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली नहीं है। अनन्या ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अपना बैग उठाकर पूरी शान के साथ बाहर निकल गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे अपने आसपास खड़े कर्मचारियों की फुसफुसाहटें और ताने बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे, जो उसे चुभ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि गरीब और लालची लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पैसों के लिए गिर सकते हैं। ये कड़वे शब्द किसी तीखे खंजर की तरह उसके दिल में उतर रहे थे, लेकिन उसने अपनी चाल को बिल्कुल भी धीमा या कमजोर नहीं होने दिया। वह जानती थी कि अगर वह टूट गई तो राजेश की जीत पूरी तरह पक्की हो जाएगी। बाहर सड़क पर आते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ तो उसे थोड़ा सा सुकून और राहत का एहसास हुआ। वह एक सुनसान पार्क में जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गई और अपने दिमाग को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगी ताकि कुछ सोच सके। उसे यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह राजेश का कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था,
बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसे फंसाने के लिए सबूतों का बहुत ही चालाकी और पूरी सावधानी के साथ इस्तेमाल किया गया था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि स्क्रीन पर कबीर का एक गुप्त नंबर चमक रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया और कबीर की घबराई हुई आवाज सुनी, जो उसे बता रहा था कि सर्वर से फाइलें कैसे चोरी की गई थीं। कबीर ने बताया कि जिस समय वे फाइलें कॉपी की गई थीं, उस समय अनन्या का कंप्यूटर बिल्कुल बंद था और नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं था। यह एक बहुत बड़ा तकनीकी सुराग था जो यह साबित कर सकता था कि वह ड्राइव किसी और ने बनाई थी। अनन्या ने कबीर को निर्देश दिया कि वह किसी भी तरह से उस समय के मुख्य सर्वर के सारे लॉग और डेटा को सुरक्षित कर ले। उसे डर था कि राजेश का अगला कदम उन सभी तकनीकी सबूतों को पूरी तरह से मिटाना होगा जो उसकी चोरी को साबित कर सकते थे। कबीर ने उसे आश्वस्त किया कि उसने पहले ही सारा डेटा एक सुरक्षित सर्वर पर कॉपी कर लिया है, जहां तक राजेश की पहुंच नहीं है। इस छोटी सी जीत ने अनन्या के अंदर उम्मीद की आग को फिर से भड़का दिया। अब अनन्या का पूरा ध्यान उस आदमी को ढूंढने पर था जिसने वह लाल पेन ड्राइव उसकी डेस्क के अंदर बहुत ही चालाकी से रखी थी। उसे याद आया कि जब वह केबिन से बाहर जा रही थी तो उसने एक सफाई कर्मचारी को भारी बाल्टी के साथ अंदर आते हुए देखा था। वह जानती थी कि केबिन के कैमरे शायद बंद कर दिए गए होंगे, लेकिन बाहरी कॉरिडोर के कैमरे अभी भी काम कर रहे होंगे। उसने कबीर से कहा कि वह बाहरी कैमरों की फुटेज खंगाले ताकि उस आदमी का चेहरा सामने आ सके। यह रात अनन्या के लिए बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली थी, क्योंकि उसे अगले दिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ना था। वह जानती थी कि राजेश और उसके गुर्गे उसे किसी भी कीमत पर वापस कंपनी के अंदर घुसने का मौका नहीं देंगे। उसे अपने हर कदम को बहुत ही सावधानी और रणनीति के साथ शतरंज के एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह चलना था। उसने आंसुओं को पोंछा और अपनी आंखों में एक योद्धा जैसी चमक के साथ काम करना शुरू कर दिया। उधर विक्रम अपने घर के विशाल लिविंग रूम में अंधेरे में बैठे हुए थे और उनके हाथ में शराब का एक गिलास था। वह खुद को बहुत ही असहाय और कमजोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह उस लड़की की मदद नहीं कर पाए जिसने उन पर भरोसा किया था। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि अनन्या एक ईमानदार लड़की है और वह कभी कंपनी को धोखा नहीं दे सकती। वह इस साजिश के पीछे के असली मास्टरमाइंड राजेश को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बना रहे थे। राजेश अपने आलीशान बंगले में अपने कुछ खास दोस्तों के साथ इस बड़ी जीत का बहुत ही जोरदार जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक दिया है। वह अपनी ताकत और चालाकी के झूठे घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी आने वाली भयंकर बर्बादी का अंदाजा नहीं था। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि शांत लड़की अब एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है। अगली सुबह का सूरज एक नए और बहुत ही भयंकर तूफान का स्पष्ट संकेत लेकर औरा कॉरपोरेशन के ऊंचे टावर पर उदित हुआ। अनन्या अपनी पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से उस रणभूमि में कदम रखने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकल पड़ी। उसके पास अब अपनी बेगुनाही साबित करने के सभी पुख्ता सुराग थे और वह राजेश को उसी जाल में पूरी तरह फंसाने वाली थी। यह न्याय और भ्रष्टाचार के बीच का एक बहुत निर्णायक युद्ध होने वाला था, जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई देने वाली थी। रास्ते में बस में बैठे हुए अनन्या बार बार अपने फोन में कबीर द्वारा भेजी गई फुटेज को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसमें उस नकली सफाई कर्मचारी का चेहरा आईने में पड़ रही रोशनी के कारण एक सेकंड के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि राजेश का गुर्गा सुमित था, जिसने पहले दिन अनन्या की मेज पर पुरानी फाइलों का अंबार लगाया था। इस एक छोटी सी गलती ने राजेश के पूरे खतरनाक खेल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था। अनन्या ने बस से उतरते ही सबसे पहले एक इंटरनेट कैफे में जाकर उन सभी डिजिटल सबूतों की कई सुरक्षित प्रतियां बना लीं। उसने इन सभी फाइलों को एक पेन ड्राइव में रखा और एक प्रति
अपने भरोसेमंद वकील दोस्त को भी सुरक्षा के लिए ईमेल कर दी। वह जानती थी कि अगर आज कंपनी के अंदर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये सबूत बाहर सुरक्षित रहने चाहिए। उसका यह रणनीतिक कदम उसकी गहरी दूरदर्शिता और किसी भी बुरे हालात से लड़ने की बेहतरीन तैयारी का एक बड़ा प्रमाण था। जब अनन्या औरा कॉरपोरेशन की उस भव्य इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंची तो सुरक्षा गार्डों ने उसे तुरंत अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि निलंबित कर्मचारियों को इमारत के अंदर प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन अनन्या ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ विक्रम द्वारा दिया गया एक विशेष पास उन्हें दिखाया, जिसे विक्रम ने रात को ही भिजवा दिया था। गार्ड वह पास देखकर घबरा गए और उन्होंने बिना कोई सवाल किए उसे सम्मान के साथ अंदर जाने का रास्ता दे दिया। लॉबी से गुजरते हुए वहां मौजूद सभी कर्मचारियों की नजरें एक बार फिर से अनन्या पर टिक गईं और सब हैरान रह गए। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कल निकाली गई यह लड़की आज इतनी शान और हिम्मत के साथ वापस लौट आएगी। राजेश के कुछ चमचों ने तुरंत अपने फोन निकाले और घबराते हुए राजेश को सूचना देने की कोशिश करने लगे कि लड़की वापस आ गई है। लेकिन अनन्या ने उनकी किसी भी हरकत पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शांत चाल से सीधे लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब लिफ्ट के दरवाजे सबसे ऊपरी फ्लोर पर खुले तो वहां का माहौल किसी बड़े तूफान के आने की खामोशी की तरह बहुत शांत था। अनन्या ने लिफ्ट से बाहर कदम रखा और उसके हाथ में मौजूद फाइल की पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। वह सीधे विक्रम के केबिन की तरफ न जाकर बोर्ड रूम की तरफ मुड़ गई, जहां आज कंपनी के सभी बड़े अधिकारी जुटने वाले थे। वह जानती थी कि आज का दिन राजेश के घिनौने साम्राज्य के हमेशा के लिए खत्म होने का दिन होगा। बोर्ड रूम का विशाल और भारी दरवाजा जब खुला तो अंदर बैठे सभी अधिकारियों की नजरें अचानक दरवाजे की तरफ घूम गईं। राजेश, जो अपनी बड़ी जीत की खुशी में डूबकर किसी नई परियोजना पर भाषण दे रहा था, अचानक चुप हो गया। उसने जैसे ही अनन्या को उस कमरे के अंदर कदम रखते हुए देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया और सांसें अटक गईं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने कल ही बेइज्जत करके बाहर निकाला था, वह इतनी हिम्मत के साथ वापस कैसे आ सकती है। राजेश ने तुरंत अपना आपा खो दिया और बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि इस लड़की को अंदर आने की अनुमति किसने दी। उसने सुरक्षा गार्डों को बुलाने के लिए इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उसे घसीटकर बाहर फेंकवा सके। लेकिन तभी बोर्ड रूम के दूसरे दरवाजे से विक्रम अपने पूरे रौब और शांत अंदाजे के साथ अंदर दाखिल हुए और उन्होंने राजेश को रुकने का इशारा किया। विक्रम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने ही अनन्या को यहां आने की विशेष अनुमति दी है, क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा हक है। विक्रम का यह सीधा समर्थन देखकर वहां मौजूद सभी बोर्ड सदस्य आपस में बहुत हैरानी के साथ फुसफुसाने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजेश का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था और उसने विक्रम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे एक जासूस का बचाव कर रहे हैं। उसने दावा किया कि कल मिले सबूत पूरी तरह से यह साबित करते हैं कि अनन्या ने कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण राज चोरी किए हैं। लेकिन अनन्या ने उसकी किसी भी धमकी का जवाब नहीं दिया, बल्कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। अनन्या ने अपनी फाइल खोली और बोर्ड के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए बहुत ही सधी हुई और स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि कल जो लाल रंग की पेन ड्राइव उसकी डेस्क से बरामद हुई थी, वह असल में एक बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। उसने बताया कि वह ड्राइव जानबूझकर वहां रखी गई थी ताकि उसे फंसाकर रास्ते से हटाया जा सके और असली अपराधियों को छुपने का मौका मिल सके। उसकी यह बात सुनकर बोर्ड रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया और सब उसे ध्यान से देखने लगे। राजेश ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि यह सब एक चोर की झूठी और मनगढ़ंत कहानी है जिससे वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। उसने चुनौती दी कि अगर यह सच है
तो अनन्या को अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ ठोस और पक्के सबूत पेश करने चाहिए। अनन्या इसी पल का इंतजार कर रही थी और उसने तुरंत विक्रम से प्रोजेक्टर चालू करने और स्क्रीन को नीचे करने का विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। विक्रम ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी और आईटी विभाग के कबीर को सिस्टम से जुड़ने का निर्देश दिया। कबीर ने स्क्रीन पर मुख्य सर्वर के कुछ बहुत ही जटिल तकनीकी लॉग और समय सीमा के चार्ट सभी के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए। अनन्या ने पॉइंटर की मदद से समझाते हुए कहा कि जिन फाइलों की चोरी का आरोप उस पर है वे कल दोपहर 2 बजे डाउनलोड की गई थीं। उसने आगे कहा कि कबीर द्वारा निकाले गए इन लॉग से ये साफ पता चलता है कि उस समय उसका अपना कंप्यूटर पूरी तरह से बंद था। यह एक ऐसा पक्का तकनीकी सबूत था जिसे कोई भी अधिकारी या विशेषज्ञ बिल्कुल भी नकार नहीं सकता था। राजेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक नया झूठा तर्क सामने रख दिया। उसने कहा कि हो सकता है अनन्या ने किसी और के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वे सारी गोपनीय फाइलें उस लाल पेन ड्राइव में डाल ली हों। अनन्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसने इस बात का भी पूरा इंतजाम कर लिया है और अब वह असली चेहरा दिखाएगी। उसने कबीर को अगली वीडियो फुटेज प्ले करने का इशारा किया, जो बाहरी कॉरिडोर के कैमरे से बहुत सावधानी से निकाली गई थी। स्क्रीन पर जो फुटेज चलना शुरू हुई उसमें साफ दिख रहा था कि एक सफाई कर्मचारी भारी बाल्टी लेकर विक्रम के केबिन की तरफ जा रहा है। अनन्या ने बताया कि कल दोपहर को केबिन के अंदर के सारे सुरक्षा कैमरे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन साजिश करने वाले यह भूल गए कि बाहर कॉरिडोर का कैमरा चालू था और उसके सामने एक बड़ा शीशा भी दीवार पर लगा हुआ था। जैसे ही वह कर्मचारी मुड़ा तो शीशे में उसका असली चेहरा एक पल के लिए पूरी तरह से साफ चमक गया। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि राजेश के सबसे खास और भरोसेमंद आदमी सुमित का था, जिसे सब लोग अच्छी तरह से पहचानते थे। बोर्ड रूम में बैठे सभी लोग सुमित का चेहरा देखकर बुरी तरह से चौंक गए और उन सभी की नजरें तुरंत राजेश की तरफ घूम गईं। राजेश का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा और खतरनाक झूठ अब सबके सामने आ चुका था। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और वे राजेश को एक बहुत ही खतरनाक नजर से घूर रहे थे। राजेश ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपने ही आदमी सुमित पर सारा इल्जाम डाल दिया और उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। उसने कहा कि यह सुमित की अपनी निजी साजिश हो सकती है और उसका इस पूरी घिनौनी घटना से कोई भी सीधा लेना देना नहीं है। सुमित जो उसी समय कुछ कागजात लेकर बोर्ड रूम के अंदर दाखिल हुआ था, यह सुनकर बुरी तरह घबरा गया और उसके हाथ से फाइलें गिर गईं। वह समझ गया कि राजेश उसे मोहरा बनाकर खुद बचने की कोशिश कर रहा है और उसे बलि का बकरा बना रहा है। अनन्या ने सुमित की आंखों में मौजूद खौफ को देखा और समझ गई कि यही वह कमजोर कड़ी है जो राजेश के पूरे साम्राज्य को गिरा सकती है। उसने सुमित की तरफ कदम बढ़ाया और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि अगर वह अभी सच नहीं बताएगा तो उसे अकेले ही जेल जाना पड़ेगा। उसने सुमित को याद दिलाया कि राजेश जैसा स्वार्थी इंसान खुद को बचाने के लिए उसे किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। सुमित के पैरों की ताकत जवाब दे रही थी और वह पूरी तरह से टूट चुका था। सुमित ने कांपती हुई आवाज में विक्रम के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जिससे पूरी सच्चाई बाहर आ गई। उसने बताया कि राजेश सर ने ही उसे कल वह लाल पेन ड्राइव दी थी और उसे अनन्या की डेस्क में छुपाने का सख्त आदेश दिया था। सुमित ने यह भी मान लिया कि वह यह सब केवल अपनी नौकरी बचाने और राजेश से मिलने वाले पैसों के भारी लालच में आकर कर रहा था। सुमित का यह बयान राजेश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, जिसने उसके सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। लेकिन अनन्या का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वह राजेश को किसी भी तकनीकी या कानूनी खामी का फायदा उठाकर भागने नहीं देना चाहती थी। उसने अपनी फाइल से एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाला
और उसे बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यों के बीच देखने के लिए आगे बढ़ा दिया। यह सुमित के बैंक खाते का एक विस्तृत विवरण था, जिसमें ठीक उसी दिन एक बहुत बड़ी और संदिग्ध धनराशि जमा होने का साफ प्रमाण मौजूद था। यह पैसा एक शेल कंपनी से आया था, जिसका सीधा संबंध राजेश की पत्नी के एक बहुत ही गुप्त विदेशी बैंक खाते से था। यह आखिरी सबूत इतना पुख्ता और मजबूत था कि अब राजेश के पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी झूठा शब्द नहीं बचा था। वह अपनी कुर्सी पर धम से बैठ गया और उसकी सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई, क्योंकि उसका पूरा काला चिट्ठा खुल चुका था। बोर्ड के सदस्यों के चेहरों पर बहुत गहरा आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया, उसने ही कंपनी को धोखा दिया। विक्रम ने मेज पर हाथ मारते हुए कड़क आवाज में कहा कि राजेश का यह खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विक्रम ने तुरंत सुरक्षा टीम को बोर्ड रूम के अंदर बुलाया और राजेश तथा सुमित को वहीं पर अपनी सख्त हिरासत में लेने का आदेश दिया। उन्होंने कानूनी टीम को निर्देश दिया कि वे पुलिस को फोन करें और धोखाधड़ी तथा साजिश के तहत इन दोनों के खिलाफ कड़ी एफआईआर दर्ज करवाएं। राजेश को जब गार्ड पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, तो उसने एक बार मुड़कर अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल हार थी। वह एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से बुरी तरह मात खा चुका था और उसका सारा घमंड टूटकर मिट्टी में मिल गया था। बोर्ड रूम का माहौल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और वहां मौजूद सभी लोग अनन्या की बुद्धिमानी और बेमिसाल हिम्मत की दाद दे रहे थे। कल तक जो लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे, आज वे सभी उसकी इस शानदार रणनीतिक जीत पर अंदर से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। विक्रम ने अपनी जगह से उठकर अनन्या की तरफ देखा और उनकी आंखों में जो गर्व था, वह शब्दों से कहीं अधिक गहरा और सच्चा था। उन्होंने सभी के सामने स्वीकार किया कि अनन्या ने अकेले ही इस कंपनी को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। अनन्या ने बहुत ही विनम्रता के साथ अपना सिर झुकाया और विक्रम तथा सभी बोर्ड सदस्यों को उनके समर्थन के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद दिया। उसने कहा कि यह केवल उसकी जीत नहीं है, बल्कि सच्चाई की जीत है और उसने सिर्फ अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया है। वह जानती थी कि यह लड़ाई जीतना आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर मौजूद सच की ताकत ने उसे कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसका यह शांत और परिपक्व व्यवहार देखकर वहां मौजूद हर इंसान उसके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित और प्रेरित महसूस कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब अनन्या बाहर निकली, तो पूरा ऑफिस उसे बहुत ही सम्मान और आश्चर्य भरी नजरों से लगातार देख रहा था। कल जो गलियारे उसे ताने मार रहे थे, आज वहीं से उसे बधाई के संदेश और मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिल रहे थे, जो एक बड़ा बदलाव था। लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई भी फालतू का गुरूर नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि सफलता को कभी भी दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वह वापस अपनी उसी पुरानी डेस्क की तरफ बढ़ गई, जो विक्रम के केबिन के अंदर स्थित थी। विक्रम केबिन के अंदर खड़े होकर बाहर शहर के नजारे को देख रहे थे। जब अनन्या ने दरवाजा खटखटाकर बहुत ही शांति के साथ अंदर प्रवेश किया, विक्रम मुड़े और उन्होंने एक बहुत ही राहत भरी मुस्कान के साथ उसे बैठने का इशारा किया और उसके काम की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में इतनी बेहतरीन योजना और ऐसी शानदार जवाबी कार्रवाई किसी भी इंसान से बिल्कुल नहीं देखी थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब उनके विश्वास और कबीर जैसे ईमानदार दोस्तों की मदद के बिना कभी भी संभव नहीं हो पाता। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि आज की घटना ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक साधारण सचिव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या के पास जो विश्लेषणात्मक कौशल और रणनीतिक सोच है, वह कंपनी के लिए बहुत ही अमूल्य और महत्वपूर्ण संपत्ति है। उन्होंने उसे एक नया और अधिक जिम्मेदार पद देने का प्रस्ताव रखा, जहां वह सीधे तौर पर कंपनी के बड़े फैसलों में अपनी अहम भूमिका निभा सके। लेकिन अनन्या ने कुछ देर सोचकर बहुत ही विनम्रता से इस बड़े प्रस्ताव को अभी स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। उसने विक्रम को समझाया कि वह अभी भी एक सचिव के रूप में ही काम करना चाहती है,
क्योंकि वहां से वह हर चीज पर नजर रख सकती है। वह जानती थी कि सत्ता और पद का लालच इंसान को अंधा कर देता है, जैसा कि राजेश के मामले में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखा गया था। वह कंपनी की नींव को मजबूत करना चाहती थी और इसके लिए उसे जमीनी स्तर पर रहकर काम करना सबसे अधिक सही और सुरक्षित लग रहा था। विक्रम उसकी इस गहरी सोच और सादगी से एक बार फिर बहुत अधिक प्रभावित और खुश हुए। इसी बीच पुलिस की एक बड़ी टीम कंपनी में पहुंची और उन्होंने राजेश के केबिन को सील करके उसके सारे कंप्यूटर और दस्तावेज अपने कड़े कब्जे में ले लिए। पूरे ऑफिस में एक अजीब सी खलबली मच गई थी, क्योंकि किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजेश का अंत इतना भयानक होगा। राजेश के गुट के बाकी लोग अब बुरी तरह डरे हुए थे और छिपने की जगह ढूंढ रहे थे ताकि वे भी पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से बच सकें। लेकिन अनन्या और कबीर ने उन सभी भ्रष्ट लोगों की एक पूरी सूची पुलिस को सौंप दी थी। यह घटना औरा कॉरपोरेशन के इतिहास में एक बहुत बड़े और अहम सफाई अभियान की तरह साबित हुई, जिसने कंपनी के सारे कचरे को बाहर कर दिया। विक्रम ने तुरंत एक नई और सख्त ऑडिट कमेटी का गठन किया, जो भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगी। इस कमेटी को सीधे तौर पर अनन्या रिपोर्ट करने वाली थी, जो अब कंपनी में ईमानदारी और पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा और मजबूत प्रतीक बन चुकी थी। हर कोई अब उसे बॉस की सचिव के बजाय कंपनी की मुख्य रक्षक के रूप में देखने लगा था। शाम को जब ऑफिस खत्म हुआ तो अनन्या ने कबीर को एक शानदार कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया ताकि उसे दिल से धन्यवाद कह सके। कबीर बहुत खुश था, क्योंकि उसने न केवल अपना बदला लिया था बल्कि एक बहुत ही बड़े अच्छे काम में अपना अहम योगदान भी दिया था। दोनों ने बैठकर कॉफी पी और इस लंबी और खतरनाक लड़ाई के हर उस छोटे बड़े पल को याद किया जिसने उन्हें एक मजबूत टीम बना दिया था। अनन्या ने कबीर को बताया कि विक्रम ने उसकी पदोन्नति का आदेश भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। यह खबर सुनकर कबीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी का उसे इतना अच्छा फल मिलेगा। उसने अन्या को अपना आदर्श मानते हुए कहा कि उसने सिखाया है कि कैसे एक कमजोर इंसान भी अपनी बुद्धि से सबसे शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकता है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा कंपनी की भलाई के लिए इसी तरह पूरी ईमानदारी और अटूट मेहनत के साथ काम करते रहेंगे। यह एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची दोस्ती की बेहतरीन शुरुआत थी, जो लंबे समय तक टिकने वाली थी। जब अनन्या रात को घर वापस लौटी तो उसकी मां दरवाजे पर ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अनन्या ने अपनी मां को गले लगाया और उसे बताया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और सारे बुरे लोग हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। उसकी मां ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी बेटी सही सलामत और पूरी शान के साथ अपने घर लौट आई है। वह रात अनन्या के लिए बहुत लंबे समय के बाद सबसे अधिक सुकून और शांति भरी रात थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो अनन्या ने खुद को एक नई और बेहतरीन ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ महसूस किया। अब उसे कोई डर नहीं था और न ही कोई चिंता थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी और भयानक परीक्षा बहुत ही शानदार तरीके से पास कर ली थी। वह अब औरा कॉरपोरेशन में सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अजेय शक्ति बन चुकी थी जिसे कोई भी आसानी से नहीं हरा सकता था। उसने नया सूट पहना और एक नई जीत की मुस्कान के साथ अपने काम के लिए निकल पड़ी। आज जब वह अपने ऑफिस में पहुंची तो विक्रम उसका इंतजार कर रहे थे और उनके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत और नया पेन मौजूद था। उन्होंने वह पेन अनन्या को तोहफे में देते हुए कहा कि यह उसकी शानदार जीत और बेहतरीन रणनीतिक सोच का एक बहुत ही छोटा सा इनाम है। अनन्या ने उसे बहुत सम्मान के साथ स्वीकार किया और अपनी डेस्क पर बैठकर अपने रोजमर्रा के अहम काम को पूरी निष्ठा के साथ फिर से शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक नए दिन की नहीं, बल्कि उसके शानदार और सफल भविष्य की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी।
राजेश की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद भी औरा कॉरपोरेशन के अंदर की स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। विक्रम और अनन्या को बहुत जल्द यह एहसास हो गया कि राजेश केवल एक मोहरा था और असली दुश्मन अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में छिपे हुए हैं। कंपनी सेवन स्टैंड के कुछ बहुत ही पुराने और प्रभावशाली शेयरधारक इस पूरी घटना से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका अवैध मुनाफा अब पूरी तरह से बंद हो गया था। उन्होंने विक्रम को सीईओ के पद से हटाने के लिए एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक साजिश रचना शुरू कर दिया था। इन भ्रष्ट अधिकारियों का नेतृत्व मिस्टर सिंघानिया कर रहे थे, जो कंपनी के सबसे बड़े और पुराने निवेशकों में से एक थे। सिंघानिया ने हमेशा से राजेश के काले कारनामों को अपना मूक समर्थन दिया था और बदले में उन्हें हर साल करोड़ों का गुप्त हिस्सा मिलता था। अब जब राजेश जेल में था तो सिंघानिया को डर था कि अगली बारी उनकी हो सकती है, इसलिए उन्होंने विक्रम पर सीधा हमला करने का फैसला किया। उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, जिसका मुख्य उद्देश्य विक्रम को पद से हटाना था। विक्रम अपने शानदार केबिन में बैठे हुए सिंघानिया द्वारा भेजे गए उस कानूनी नोटिस को बहुत ही गहरी चिंता के साथ पढ़ रहे थे। उन्हें मालूम था कि सिंघानिया के पास बोर्ड में बहुमत है और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अनन्या उनके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में भी इस नए संकट को लेकर एक बहुत ही गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ने हताशा में कहा कि हमने एक छोटे सांप को तो मार दिया, लेकिन अब एक बड़े अजगर का सामना करना है। अनन्या ने विक्रम की उस हताशा को महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने का कोई भी भाव बिल्कुल नहीं था। उसने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा कि जब तक सच्चाई हमारे साथ है, तब तक कोई भी भ्रष्ट ताकत हमें नहीं हरा सकती। उसने विक्रम से सिंघानिया और उनके सभी समर्थक शेयरधारकों की एक पूरी सूची मांगी ताकि वह उनकी कमजोरियों को बहुत ही बारीकी से खोज सके। अन्या का यह आत्मविश्वास देखकर विक्रम के अंदर भी एक नई उम्मीद जागी और उन्होंने वह पूरी सूची उसके हवाले कर दी। अपनी डेस्क पर वापस आकर अनन्या ने कबीर को एक बार फिर से इस नए और सबसे खतरनाक मिशन के लिए अपने साथ शामिल कर लिया। कबीर अब तक साइबर सुरक्षा विभाग का प्रमुख बन चुका था और उसके पास कंपनी के सारे डिजिटल संसाधनों तक पूरी और सीधी पहुंच थी। अनन्या ने उसे सिंघानिया के सभी पुराने व्यापारिक सौदों और विदेशी बैंक खातों की गहराई से जांच करने का एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया। दोनों ने मिलकर रातों की नींद हराम कर दी और डेटा के विशाल समंदर में से सुराग ढूंढने का कठिन काम शुरू किया। 3 दिनों की लगातार और अथक मेहनत के बाद कबीर को एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला वित्तीय पैटर्न पूरी तरह से दिखाई दिया। उसने देखा कि सिंघानिया अपनी एक निजी शेल कंपनी के माध्यम से औरा कॉरपोरेशन के शेयरों की कीमतों में जानबूझकर बहुत बड़ा हेरफेर कर रहे थे। वे सस्ते दामों पर शेयर खरीदते थे और फिर अंदरूनी जानकारी का अवैध रूप से इस्तेमाल करके उन्हें भारी मुनाफे में बेच देते थे। यह इनसाइडर ट्रेडिंग का एक बहुत ही क्लासिक और गंभीर अपराध था, जो किसी भी शेयरधारक को सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता था। अनन्या ने उन सभी डिजिटल सबूतों को इकट्ठा किया और उन्हें एक बहुत ही मजबूत कानूनी फाइल में सलीके से बदल दिया। लेकिन वह जानती थी कि सिंघानिया जैसे रसूखदार इंसान को केवल कागजों के दम पर हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा। उसे एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की आवश्यकता थी जो सिंघानिया के सारे समर्थकों को एक ही झटके में पूरी तरह से तोड़कर रख दे। उसने विक्रम के साथ मिलकर बोर्ड मीटिंग के लिए एक ऐसी गुप्त रणनीति बनाई जिसकी भनक कंपनी के किसी भी दूसरे अधिकारी को बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार वह भयानक दिन आ ही गया जब औरा कॉरपोरेशन के सबसे बड़े बोर्ड रूम में वह ऐतिहासिक और निर्णायक मीटिंग शुरू होने वाली थी। मिस्टर सिंघानिया अपने महंगे सूट में बहुत ही घमंड के साथ अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठे थे और उनके समर्थक उनके आसपास जमा थे। विक्रम ने भी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश किया और उनके ठीक पीछे अनन्या अपनी उस महत्वपूर्ण फाइल के साथ बहुत ही शांत कदमों से चल रही थी।
कमरे का माहौल इतना अधिक तनावपूर्ण था कि कोई भी आसानी से वहां की भारी और घुटन भरी हवा को महसूस कर सकता था। मीटिंग की शुरुआत होते ही सिंघानिया ने विक्रम के खिलाफ अपने जहरीले आरोपों की एक बहुत लंबी झड़ी सबके सामने लगा दी। उन्होंने कहा कि राजेश की गिरफ्तारी के कारण बाजार में कंपनी की साख बहुत बुरी तरह से गिर गई है और निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने विक्रम पर तानाशाही का आरोप लगाया और प्रस्ताव रखा कि कंपनी को बचाने के लिए नए नेतृत्व का तुरंत चुनाव किया जाना चाहिए। उनके सभी भ्रष्ट समर्थकों ने तुरंत मेज थपथपाकर इस खतरनाक प्रस्ताव का बहुत ही जोरदार तरीके से अपना पूरा समर्थन कर दिया। विक्रम बहुत ही शांति से सिंघानिया की सारी बकवास सुनते रहे और उनके चेहरे पर गुस्से का कोई भी भाव बिल्कुल नहीं था। जब सिंघानिया का भाषण खत्म हुआ तो विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने बोर्ड रूम में मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखों में सीधा देखा। उन्होंने कहा कि कंपनी की साख उनकी वजह से नहीं बल्कि उन दीमकों की वजह से गिर रही है जो इसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहे हैं। विक्रम का यह तीखा जवाब सुनकर सिंघानिया के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी और घबराई हुई मुस्कान आ गई। विक्रम ने अनन्या को इशारा किया और उसने तुरंत वह भारी फाइल मेज के बीचों बीच बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रख दी। अनन्या ने बोलना शुरू किया और कहा कि इस फाइल में उन सभी लोगों के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है जो आज विक्रम सर पर उंगली उठा रहे हैं। उसने प्रोजेक्टर चालू किया और स्क्रीन पर सिंघानिया की उस शेल कंपनी के सारे अवैध लेन देन के पक्के सबूत एक एक करके दिखा दिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के वे भयानक आंकड़े देखकर बोर्ड रूम में बैठे सभी शेयरधारकों की सांसें बुरी तरह से अटक गईं। सिंघानिया का चेहरा गुस्से और डर के मारे पूरी तरह से लाल हो गया और उन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब पूरी तरह से बकवास है और विक्रम अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह झूठा और मनगढ़ंत नाटक रच रहे हैं। लेकिन अनन्या ने बहुत ही ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा कि ये सारे सबूत सीधे तौर पर राष्ट्रीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड के सर्वर से प्रमाणित किए गए हैं। उसने बताया कि अगर आज विक्रम सर को हटाया गया तो यह सारी फाइलें सीधे तौर पर मीडिया और पुलिस को सौंप दी जाएंगी। यह एक बहुत ही खतरनाक और सीधा अल्टीमेटम था जिसने सिंघानिया के सारे घमंड को पल भर में चकनाचूर करके रख दिया। जो बोर्ड सदस्य अभी तक सिंघानिया का अंधा समर्थन कर रहे थे वे अब खुद को जेल जाने के भारी डर से बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने तुरंत अपना पाला बदल लिया और विक्रम के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास जताते हुए सिंघानिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया। सिंघानिया अब उस बड़े कमरे में पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे और उन्हें अपनी शर्मनाक हार का कड़वा सच दिखाई देने लगा था। विक्रम ने सिंघानिया को बहुत ही सख्त लहजे में निर्देश दिया कि वे तुरंत कंपनी के बोर्ड से अपना इस्तीफा लिखकर उनके हवाले कर दें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर सिंघानिया ने शांति से अपने सारे शेयर कंपनी को वापस नहीं बेचे तो उन्हें बहुत भारी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। सिंघानिया के पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था और उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने इस्तीफे के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। औरा कॉरपोरेशन के इतिहास से आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा और पुराना पेड़ हमेशा के लिए पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया था। जब वह तनावपूर्ण बोर्ड मीटिंग खत्म हुई तो विक्रम और अनन्या वापस अपने कैबिन की तरफ बहुत ही सुकून के साथ लौट रहे थे। पूरे ऑफिस में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा दौड़ गई थी क्योंकि सभी को पता चल गया था कि कंपनी अब बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। विक्रम ने केबिन में पहुंचकर अनन्या की तरफ उसने न केवल इस कंपनी को बचाया है बल्कि उनके अस्तित्व की भी रक्षा की है। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि यह महान जीत उनके गहरे भरोसे का ही एक बहुत शानदार परिणाम है। सिंघानिया ने इतनी आसानी से हार मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया और उन्होंने विक्रम पर एक नया कानूनी मुकदमा ठोकने की बहुत ही भयानक और खुली धमकी सबके सामने दे दी। उन्होंने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के ये सारे सबूत पूरी तरह से नकली हैं और इन्हें आईटी विभाग के कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा जानबूझकर उन्हें
फंसाने के लिए बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। उनका यह झूठा आत्मविश्वास देखकर कुछ शेयरधारक फिर से विक्रम के खिलाफ जाने लगे और कमरे का माहौल एक बार फिर से बहुत अधिक गर्म और तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। अनन्या को इस बात का पूरा अंदेशा था कि सिंघानिया अपनी बेगुनाही का झूठा नाटक जरूर करेंगे और अपने धन तथा रसूख का पूरा इस्तेमाल करके इन डिजिटल सबूतों को अदालत में खारिज करवा देंगे। इसलिए उसने पहले ही पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एक बहुत ही ईमानदार और वरिष्ठ अधिकारी से गुप्त रूप से संपर्क करके उन्हें इस पूरी बोर्ड मीटिंग की पहले से जानकारी दे दी थी। उसने विक्रम को इशारा किया और तभी बोर्ड रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और बाहर से पुलिस के कई बड़े अधिकारी पूरे दल के साथ अंदर आ गए। पुलिस अधिकारी ने सीधे सिंघानिया के पास आकर उन्हें उनकी उस शेल कंपनी के खिलाफ जारी किया गया एक बहुत ही कड़ा और गैर जमानती वारंट सबके सामने पूरी तरह से पढ़कर सुना दिया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सिंघानिया के विदेशी खातों को फ्रीज कर दिया है और उनके सभी गैरकानूनी लेन देन के असली दस्तावेज अभी पुलिस के पूरी तरह से सख्त कब्जे में आ चुके हैं। यह देखकर सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका वह सारा झूठा घमंड एक ही पल में टूटकर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया जो वह दिखा रहे थे। सिंघानिया के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई और उन्हें बोर्ड रूम से बाहर ले जाया गया, जो इस पूरी कंपनी के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक और कभी ना भूलने वाला पल था। उनके समर्थक शेयरधारक अब पूरी तरह से डरे हुए थे और उन्होंने तुरंत विक्रम के सामने हाथ जोड़कर अपनी उन सभी बड़ी गलतियों के लिए बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। विक्रम ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि उन सभी को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, वरना उनका भी वही हाल होगा जो अभी थोड़ी देर पहले सिंघानिया का हुआ है। इस तरह केवल एक ही दिन में औरा कॉरपोरेशन के पूरे भ्रष्ट बोर्ड को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया और कंपनी पूरी तरह से साफ हो गई। विक्रम और अनन्या ने मिलकर एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसने इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य को एक बहुत ही गहरे और भयानक संकट से पूरी तरह से बचा लिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब दोनों अपने केबिन में वापस लौटे तो उनके चेहरों पर एक बहुत ही गहरी शांति और एक बहुत बड़ी जंग जीतने का स्पष्ट सुकून मौजूद था। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर एक लंबी और बहुत ही गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें उठाकर बहुत ही सम्मान के साथ अपनी बहादुर सचिव अनन्या की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि आज के इस बड़े तूफान के बाद यह कंपनी अब वास्तव में उनके पूरे नियंत्रण में आ गई है और इसका पूरा और सीधा श्रेय केवल अनन्या की बेहतरीन रणनीति को जाता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि जब कोई इंसान आप पर इतना गहरा विश्वास करता है तो उसे धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है। इसके बाद पूरे हफ्ते तक कंपनी के अंदर बहुत ही बड़े और कड़े बदलाव किए गए और एक नई ईमानदार टीम को हर महत्वपूर्ण विभाग की मुख्य कमान पूरी तरह सौंप दी गई। अनन्या ने कबीर को साइबर सुरक्षा का मुख्य प्रमुख नियुक्त करवा दिया ताकि भविष्य में कोई भी इंसान कंपनी के महत्वपूर्ण डेटा के साथ कभी भी कोई खतरनाक खिलवाड़ न कर सके। यह एक ऐसा कदम था जिसने कंपनी की पूरी डिजिटल सुरक्षा को एक बहुत ही अभेद्य और मजबूत किले में पूरी तरह से तब्दील कर दिया था, जो आज के समय में बहुत जरूरी था। विक्रम ने अपनी पुरानी और भ्रष्ट मानव संसाधन टीम को भी पूरी तरह से बदल दिया और मिस्टर माथुर जैसे लोगों को कंपनी से बाहर निकालकर नए और काबिल लोगों को रोजगार देना शुरू किया। उन्होंने यह सख्त नियम बना दिया कि अब से किसी भी उम्मीदवार का चयन उसकी आर्थिक स्थिति या उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि केवल उसकी बुद्धिमानी और उसकी शानदार कार्यकुशलता के आधार पर ही किया जाएगा। यह अनन्या के उस पहले दिन के कड़वे अपमान का एक बहुत ही शानदार और सच्चा जवाब था, जिसने कंपनी की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। जब यह सारी सफाई प्रक्रिया पूरी हो गई तो विक्रम ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कंपनी के भविष्य की नई और बेहतरीन योजनाओं का सबके सामने आधिकारिक रूप से खुलासा किया।
उन्होंने मीडिया को बताया कि औरा कॉरपोरेशन अब पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और बहुत अधिक मजबूत हो चुकी है और निवेशकों का पैसा अब पूरी तरह से एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर मौजूद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत बहुत ही तेजी से उछल गई और उनका सारा नुकसान पूरी तरह से कवर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई पत्रकारों ने विक्रम से उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में पूछा जिसने इतने बड़े घोटाले को पकड़ने में उनकी मदद की थी, लेकिन विक्रम ने केवल एक बहुत ही हल्की मुस्कान दी। उन्होंने जानबूझकर अनन्या का नाम मीडिया के सामने उजागर नहीं किया, क्योंकि वह उसे किसी भी फालतू की चर्चा या खतरनाक लोगों की नजर से पूरी तरह से बचाकर सुरक्षित रखना चाहते थे, जो आवश्यक था। अनन्या भी यही चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी इस महान सफलता का झूठा दिखावा करना या मीडिया की चकाचौंध में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाम को अपने छोटे से घर में बैठी हुई अनन्या अपने लैपटॉप पर कंपनी के उन नए वित्तीय आंकड़ों को बहुत ही संतुष्टि के साथ देख रही थी, जो अब पूरी तरह से मुनाफे में थे। वह जानती थी कि यह शांति बहुत ही लंबी और कठिन लड़ाई के बाद मिली है, लेकिन उसे यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि कॉरपोरेट की यह दुनिया कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहती। उसने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी सांस लेकर खुद को भविष्य की किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया। रात के समय शहर की सारी रोशनियां बहुत ही शांत और खूबसूरत लग रही थीं, और अनन्या की आंखों में एक नई उम्मीद और एक बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास की गहरी चमक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने साबित कर दिया था कि एक गरीब और साधारण सी लड़की भी अगर अपनी बुद्धि और सच्चाई का सही इस्तेमाल करे तो वह दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य को भी पूरी तरह से झुका सकती है। यह उसके जीवन का एक ऐसा सुनहरा अध्याय था जिसे वह हमेशा बहुत ही गर्व और खुशी के साथ पूरी तरह याद रखने वाली थी। औरा कॉरपोरेशन में अब एक पूरी तरह से नई और सकारात्मक सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, जो साफ दिखाई दे रही थी। राजेश और सिंघानिया जैसे भ्रष्ट लोगों के जेल जाने के बाद कंपनी का पूरा माहौल एक बहुत ही सुरक्षित जगह में बदल गया था। अब किसी भी कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नाजायज धमकियों के आगे झुकने की कोई भी मजबूरी नहीं थी। पूरे ऑफिस में अब केवल मेहनत और बुद्धिमानी का ही सम्मान किया जा रहा था, जो कंपनी के लिए बड़ी बात थी। अनन्या जब भी लिफ्ट से गुजरती थी तो वहां मौजूद हर कर्मचारी बहुत ही सम्मान और आदर के साथ उसके लिए रास्ता छोड़ देता था। वे सभी जानते थे कि यह वही साधारण सी दिखने वाली लड़की है जिसने अकेले ही कंपनी के सबसे बड़े दुश्मनों को धूल चटा दी है। उसके बड़े शांत स्वभाव और बुद्धिमानी ने उसे सभी के दिलों में एक सच्ची नायिका के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। अब कोई भी उसकी सादगी का मजाक उड़ाने की हिम्मत या भूल बिल्कुल नहीं कर सकता था। विक्रम के शानदार केबिन में अब एक बहुत ही अलग प्रकार का सुकून और पेशेवर अनुशासन पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह अपनी डेस्क पर बैठे हुए कुछ नए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उन्हें मालूम था कि अब उनकी पीठ पीछे कोई भी व्यक्ति कंपनी के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने फाइल बंद की और सामने काम कर रही अपनी सबसे भरोसेमंद साथी अनन्या की तरफ बहुत ही गहरी प्रशंसा से देखा। विक्रम ने अपनी जगह से उठकर अनन्या के पास जाकर कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ वह एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वह सही समय पर उनके साथ खड़ी नहीं होती तो आज यह कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। विक्रम के शब्दों में एक बहुत ही गहरी सच्चाई और कृतज्ञता थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर छुपाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि बुरे सपने भी अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। विक्रम ने उसे बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है जो उसके लिए है। उन्होंने अनन्या को कंपनी का मुख्य रणनीतिक सलाहकार नियुक्त करने का एक बहुत ही शानदार और आधिकारिक प्रस्ताव उसके सामने पूरी तरह रख दिया। यह कोई साधारण सचिव की नौकरी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा पद था
जिसमें उसे कंपनी के सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार था। विक्रम चाहते थे कि वह सिर्फ उनकी सचिव बनकर न रहे, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। यह प्रस्ताव सुनकर अनन्या कुछ पलों के लिए पूरी तरह से खामोश हो गई और इस बड़ी जिम्मेदारी के बारे में बहुत गहराई से सोचने लगी। वह जानती थी कि यह पद उसकी क्षमताओं का एक बहुत बड़ा सम्मान है और यह उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उसने कभी भी सत्ता या ऊंचे पद का लालच नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया था कि वह अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाए। उसने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ विक्रम की आंखों में देखकर इस बड़े प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन अनन्या को एक नया और बहुत ही शानदार कार्यालय सौंप दिया गया, जो ठीक विक्रम के केबिन के बगल में ही स्थित था। इस कार्यालय में वह सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं, जो एक शीर्ष अधिकारी को काम करने के लिए पूरी तरह से आवश्यक होती हैं। उसकी नई डेस्क पर एक बहुत ही सुंदर नेमप्लेट रखी हुई थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में मुख्य रणनीतिक सलाहकार साफ लिखा हुआ था। यह उस लड़की की महान यात्रा का प्रतीक था, जिसने फर्श से उठकर अर्श तक का शानदार सफर तय किया था। अब विक्रम और अनन्या केवल एक बॉस और सचिव नहीं रह गए थे, बल्कि वे एक बहुत ही मजबूत और अजेय रणनीतिक टीम बन चुके थे। हर बड़े और महत्वपूर्ण फैसले से पहले विक्रम सबसे पहले अनन्या की राय जानना बहुत ही आवश्यक और जरूरी समझते थे, क्योंकि उस पर उन्हें पूरा भरोसा था। अनन्या का तीखा दिमाग और विक्रम का विशाल व्यापारिक अनुभव मिलकर औरा कॉरपोरेशन को सफलता की नई और बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर तेजी से ले जा रहे थे। कंपनी का मुनाफा अब पहले से कई गुना अधिक हो चुका था। कबीर, जो अब साइबर सुरक्षा का मुख्य प्रमुख बन चुका था, वह भी अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहा था। उसने पूरे नेटवर्क को इतना मजबूत कर दिया था कि अब कोई भी बाहरी इंसान कंपनी के डेटा को हैक करने की सोच भी नहीं सकता था। वह और अनन्या अभी भी लंच ब्रेक में उसी कॉफी शॉप में मिलते थे और अपनी पुरानी उस बड़ी लड़ाई की यादों को साझा करते थे। उनकी वह दोस्ती जो खतरे के समय शुरू हुई थी, वह अब जीवन भर का एक अटूट रिश्ता बन चुकी थी। दूसरी तरफ शहर की अदालत में राजेश और सिंघानिया के खिलाफ एक बहुत ही लंबा और कड़ा मुकदमा पूरी तरह से शुरू हो चुका था। अनन्या और विक्रम द्वारा दिए गए सारे सबूत इतने अधिक मजबूत और पुख्ता थे कि बचाव पक्ष का कोई भी वकील उन्हें काट नहीं पा रहा था। इन भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी किए गए गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए कई सालों की कड़ी सजा सुनाई जानी पूरी तरह से तय मानी जा रही थी। न्याय के पहिए धीरे जरूर घूमते हैं, लेकिन वे अंततः सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हैं। अपनी इस महान सफलता के बावजूद अनन्या ने कभी भी अपने जमीन से जुड़े हुए उन मजबूत संस्कारों और पुरानी सादगी को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने अपनी पहली बड़ी सैलरी से अपने माता पिता के लिए एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक नया घर खरीदा था, जो उनका सपना था। उसके पिता की आंखों में अपनी बहादुर बेटी के लिए जो गहरा गर्व था, वह किसी भी दुनिया के कीमती खजाने से बहुत अधिक बड़ा था। वह जानती थी कि उसके माता पिता का आशीर्वाद ही उसकी इस बड़ी और शानदार सफलता का सबसे मुख्य कारण है। एक दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के दौरान विक्रम ने शेयरधारकों को कंपनी के भविष्य की कुछ नई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब औरा कॉरपोरेशन केवल पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कुछ अहम और बड़े काम करेगी। उन्होंने एक नए धर्मार्थ फाउंडेशन की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना था। यह विचार पूरी तरह से अनन्या का था, जो अपनी तरह के अन्य बच्चों को भी एक बेहतरीन मौका देना चाहती थी। फाउंडेशन की जिम्मेदारी भी अनन्या को सौंप दी गई और उसने इस काम को बहुत ही लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करना शुरू किया। वह हर हफ्ते कुछ गरीब स्कूलों में जाती थी और वहां के बच्चों से मिलकर उनकी समस्याओं को गहराई से समझने की पूरी कोशिश करती थी। उसकी यह नई भूमिका उसे मानसिक रूप से एक बहुत ही अलग प्रकार की शांति और गहरी संतुष्टि प्रदान कर रही थी,
जो पैसे से नहीं मिलती। वह उन बच्चों को सिखाती थी कि अगर वे ठान लें तो कोई भी मंजिल उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। व्यापारिक जगत में अब अनन्या का नाम एक बहुत ही तेज दिमाग वाली रणनीतिकार और एक बहुत ही ईमानदार इंसान के रूप में मशहूर हो चुका था। कई अन्य बड़ी कंपनियों ने उसे अपने यहां दुगने वेतन पर काम करने का बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने सभी को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसका मानना था कि जिस इंसान और जिस कंपनी ने उसके बुरे वक्त में उस पर पूरा भरोसा किया, वह उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। विक्रम और औरा कॉरपोरेशन के प्रति उसकी वफादारी पूरी तरह से अटूट और बहुत ही गहरी थी। विक्रम अक्सर यह सोचते थे कि अगर उस दिन उन्होंने उस साक्षात्कार कक्ष के शीशे से अनन्या को नहीं देखा होता तो क्या होता। वह यह अच्छी तरह से महसूस करते थे कि उस साधारण सी दिखने वाली लड़की ने उनके पूरे जीवन और कंपनी को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद नहीं लिया, बल्कि हमेशा अनन्या को अपनी ताकत और अपनी समझदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना। यह एक ऐसा खूबसूरत और गहरा पेशेवर रिश्ता था जो बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। साल के अंत में कंपनी ने अपनी इस महान सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर अनन्या को भी मंच पर आकर अपने विचार रखने और सभी कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित किया गया। उसने कभी भी इतने बड़े समूह के सामने भाषण नहीं दिया था, इसलिए वह अंदर से थोड़ा सा घबरा रही थी और अपनी ड्रेस को ठीक कर रही थी। विक्रम ने उसे हौसला दिया और कहा कि वह बस अपने दिल की सच्ची बात कहे। पार्टी का माहौल बहुत ही शानदार और चमकदार था और शहर के सभी बड़े लोग और मीडिया के कई जाने माने पत्रकार वहां पूरी तरह मौजूद थे। जब विक्रम ने मंच से अनन्या का नाम पुकारा तो पूरा हॉल बहुत ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी तरह से गूंज उठा, जो बहुत अद्भुत था। अनन्या अपनी उसी साधारण लेकिन बहुत ही गरिमामयी मुस्कान के साथ धीरे धीरे चलते हुए मंच की तरफ पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ी। उसे देखकर हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि सच्ची ताकत दिखावे में बिल्कुल नहीं होती है। अनन्या ने माइक पकड़ा और एक गहरी सांस लेकर बहुत ही शांत और मधुर आवाज में वहां मौजूद सभी लोगों को अपना संबोधन शुरू किया। उसने कहा कि कुछ महीने पहले जब उसने इस बड़ी इमारत में अपना पहला कदम रखा था तो उसे लगा था कि वह यहां बिल्कुल अकेली है। उसने उन संघर्षों को याद किया जब उसे उसके साधारण कपड़ों और पृष्ठभूमि के कारण बहुत बुरी तरह से अपमानित और हमेशा ही नीचा दिखाया गया था। लेकिन उसने यह भी बताया कि कैसे सच्चाई और मेहनत ने उसे इन सारी मुश्किलों से पार लगाया। उसने अपने भाषण में विक्रम का बहुत ही विशेष रूप से और गहरे सम्मान के साथ धन्यवाद किया, जिन्होंने उसकी असली काबिलियत को पहचाना। उसने कहा कि एक सच्चा और महान लीडर वही होता है जो अपने कर्मचारियों को केवल आदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका देता है। विक्रम सर ने मुझे वह आत्मविश्वास दिया जिसकी मुझे सबसे अधिक जरूरत थी, और उनके विश्वास के बिना यह बड़ी जीत कभी संभव नहीं हो पाती। विक्रम भी यह सब सुनकर अंदर से बहुत अधिक भावुक और सच में बहुत खुश महसूस कर रहे थे। अनन्या ने अपना भाषण यह कहकर पूरी तरह से समाप्त किया कि कोई भी इंसान अपने जन्म या अपने साधारण पहनावे से कभी छोटा नहीं होता। इंसान की असली पहचान उसकी बुद्धि, उसकी ईमानदारी और विपरीत परिस्थितियों में उसके खड़े रहने की शानदार क्षमता से पूरी तरह से तय होती है। अगर हम अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह से डटे रहें तो दुनिया की कोई भी भ्रष्ट ताकत हमें हमारे महान लक्ष्य से कभी भटका नहीं सकती है। उसका यह भाषण इतना अधिक प्रभावशाली था कि वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें खुशी से पूरी तरह छलक आई थीं। भाषण खत्म होने के बाद जब वह मंच से नीचे उतरी तो सभी लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी बहुत तारीफ की। कई युवा लड़कियों ने उसे अपना आदर्श माना और कहा कि उसकी इस अद्भुत कहानी ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की एक नई हिम्मत दी है। अनन्या के लिए यह एक बहुत ही भावुक और बड़ा पल था,
क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी जीत केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत है। उसने उन सभी लोगों को बहुत ही प्यार से गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। पार्टी के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर विक्रम और अनन्या बालकनी में जाकर खड़े हो गए, जहां से पूरे शहर की खूबसूरत रोशनियां दिखाई दे रही थीं। विक्रम ने हाथ में जूस का गिलास पकड़ते हुए बहुत ही हल्की और सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा कि यह सब कुछ एक बहुत ही शानदार जादुई सफर जैसा लगता है। अनन्या ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया और उस सर्द हवा को महसूस किया, जो अब उसे बिल्कुल भी डरावनी या बहुत अधिक ठंडी नहीं लग रही थी। वे दोनों अपने इस सुरक्षित भविष्य को पूरी तरह से निहार रहे थे। दोनों ने एक पल के लिए राजेश और उन सभी भ्रष्ट लोगों के बारे में भी सोचा, जिन्होंने उनके रास्ते में इतने सारे खतरनाक कांटे बिछाए थे। उन लोगों का लालच और उनका अंधा घमंड ही अंततः उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना था, जो एक बहुत बड़ी सीख और कड़वी सच्चाई थी। अगर वे लोग ईमानदारी से अपना काम करते तो आज वे भी इस शानदार जीत और इस खूबसूरत जश्न का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर होते। बुराई का अंत हमेशा बहुत ही बुरा होता है। यह बात आज फिर से पूरी तरह सच साबित हुई थी। विक्रम ने अनन्या की तरफ मुड़कर बहुत ही गंभीरता से कहा कि वह भविष्य में भी इसी तरह कंपनी का पूरा मार्गदर्शन करती रहे। वे जानते थे कि व्यापार की दुनिया हमेशा नई चुनौतियों से भरी होती है और उन्हें अनन्या जैसे रणनीतिक दिमाग की हमेशा सख्त जरूरत महसूस होगी। अनन्या ने भी बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना वादा किया कि वह इस कंपनी की भलाई के लिए अपनी आखिरी सांस तक पूरी तरह लड़ती रहेगी। यह एक ऐसा मजबूत और सच्चा वादा था जिसने उन दोनों के इस खास रिश्ते को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अगले दिन सुबह जब सूरज की नई और चमकदार किरणें फिर से औरा कॉरपोरेशन की उस ऊंची कांच की इमारत पर बहुत ही शानदार तरीके से पड़ी। यह इमारत अब किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या डर का प्रतीक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह न्याय और सच्चाई का एक बहुत ही मजबूत किला बन चुकी थी। हर कर्मचारी जो आज ऑफिस में अपने कदम रख रहा था, उसके मन में अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरी और अच्छी उम्मीद थी। कंपनी अब सही मायने में सफलता के एक बहुत ही साफ सुथरे और नए पथ पर थी। अनन्या अपने नए और विशाल कार्यालय में आकर अपनी कुर्सी पर बैठी और उसने अपने लैपटॉप को बहुत ही शांति के साथ पूरी तरह से चालू किया। उसकी नजर अपनी उस पुरानी डायरी पर गई, जिसमें उसने अपनी पहली लड़ाई के सारे छोटे बड़े सुराग और महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत ही बारीकी से लिखी थीं। उसने उस डायरी को बंद करके एक दराज में सुरक्षित रख दिया, क्योंकि अब उसे एक बिल्कुल नई और शानदार शुरुआत करनी थी, जो बहुत अहम थी। यह उसके शानदार करियर का एक ऐसा पन्ना था जो हमेशा के लिए इतिहास में पूरी तरह दर्ज हो चुका था। उसके सामने अब बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स और निवेश की बड़ी योजनाएं पूरी तरह से तैयार पड़ी थीं, जो कंपनी को भविष्य में और भी मजबूत बनाने वाली थीं। वह एक बार फिर से अपनी उस पुरानी कुशाग्रता और शानदार विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ उन फाइलों में पूरी तरह से डूब गई, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बाहर शहर की जिंदगी उसी तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी, लेकिन अनन्या के अंदर अब एक बहुत ही अजीब और गहरी शांति पूरी तरह से निवास कर रही थी। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई कभी भी हार नहीं मानती है। एक साधारण सी गरीब लड़की जो सिर्फ एक नौकरी पाने की उम्मीद में इंटरव्यू देने आई थी, आज वह इस पूरे विशाल साम्राज्य की एक मुख्य रणनीतिकार बन चुकी थी। यह केवल किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह उसकी अटूट मेहनत, उसकी बहुत ही शानदार बुद्धि और कभी ना हार मानने वाले उसके जज्बे का सच्चा परिणाम था। उसने अपनी हर कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया और दुनिया को दिखा दिया कि असली उड़ान पंखों से नहीं बल्कि मजबूत हौसलों से होती है। उसकी यह शानदार कहानी आने वाली कई पीढ़ियों को पूरी तरह प्रेरित करेगी।